सभी को नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी यूपीएससी प्री 2024 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आपकी जो पैसेज की वीडियो है उनसे आपको लाभ हुआ है, तो कहीं न कहीं 2021 की भी आप बता दो। 2021 में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं, तो ये आज पैसेज का हमारा लास्ट वीडियो होगा। 2023 के मैंने पूरे करवा दिए हैं, 22 के पैसेज पूरे करवा दिए हैं और आज 2021 के जो पैसेज हैं सारे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी यार, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आपका प्यार और विश्वास ही मुझे मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने में। तो आगे चलते हैं और आप मेरे साथ साथ करना। जैसे 2021 का सीरीज ए पेपर है आपके पास, या तो होगा या अपनी वाली जो बुक है आपके पास पैसेज या जो सीसेट के सोल पेपर वाली बुक है, तो वो भी आप साथ में देख सकते हो। तो यहाँ पे पहला जो पैसेज आप मेरे साथ साथ पढ़ना और फिर क्वेश्चन आप भी अटेम्प्ट लेना, मैं भी अटेम्प्ट लेता हूँ। यानी यहाँ पे क्या होगा कि आप गलती करके सीख सकते हो या आप किस तरह से सोचते हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं अभी आपको जैसे ये सारे पैसेज में पहले रिसर्च करता हूँ कि पहले इनको पढ़ता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या तरीका हो सकता है जो आपके लिए आसान हो। तो एक बात ध्यान रखना, पहला जो तरीका निकल के है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पैसेज है ना उसको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कहाँ से, पैसेज के अंदर दिए गए हैं। पैसेज के जो भाव है या उसके अंदर जो बातें की गई है उससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। हमें बाहर नहीं जाना है पैसेज से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका मुझे लगा है लॉजिकल, जो लॉजिकल वे है, यानी तार्किक रूप से आपको सोचना है उसके बारे में। तार्किक रूप से सोचना है कि ये चीज़ तार्किक रूप से सही है या गलत है, ठीक है। और चौथा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से ही आप जाना, डायरेक्ट में जाना, जितने भी ऑप्शन चारों हैं उसमें आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ना, ठीक है। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी जैसे बातें करेंगे हम एक एक करके। तो ये पहला पैसेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पहला पैसेज आप पढ़ सकते हो। आप में से इंग्लिश मीडियम की जो विद्यार्थी है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप या तो आपके पास पेपर हो या आप चाहो तो एक बार यहाँ पे जैसे इंग्लिश का मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी थोड़ा इंग्लिश का पैसेज देखना, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो पहला पैसेज हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ो, बहुत आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। कि शोधकर्ताओं ने क्या मटर के कीड़ों और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त कृत्रिम तरण भूखंडों, हिंदी थोड़ी सी अजीब सी होगी, चिंता मत करो, समझते हैं। ये आर्टिफिशियल ग्रासलैंड की बात कर रहा है, साथ में क्या मटर के कीड़े और कुछ चूसने वाले जो कीड़े हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, उनकी बात हो रही है। तो इनको क्या रखा, रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप उनको आलोकित किया, यानी एक प्रयोग किया जा रहा है। इन्हें दो अलग अलग प्रकार के जो प्रकाश है उसमें रखा गया। कौन सा है, एक तो है जो वाणिज्यिक एलईडी प्रकाश है, वाइट कलर का हम जानते हैं आजकल आता भी है, अलग अलग प्रकार के भी आते हैं। साथ में जैसे इसमें लिखा भी है, चलो श्वेत प्रकाश है। और सोडियम जो स्ट्रीट लैंप हमने देखे हैं कई बार शहरों में देखे हैं, अंबर प्रकाश का होगा। तो कुल मिला के बात क्या चल रही है कि कुछ प्रकाश का, लाइट का प्रयोग किया जा रहा है कुछ जीवों पर, तो क्या उसके परिणाम निकल कर आते हैं, उससे ये बात समझ में आ रही है। ऐसा आप माइंड में ऐसे करना, ठीक है। मटर कुल के जंगली पौधे, मटर कुल के जंगली पौधे जो कि तृणभूमि में मटर के कीड़ों के लिए खाद्य स्रोत है, ठीक है। इन पौधों पर निम्न तीव्रता युक्त अंबर प्रकाश डालने पर यह देखा गया कि इससे पुष्पन प्रेरित होने के बजाय बाधित हो गया। देखो प्रकाश से ये होता ना कि कुछ बाधित हुआ है या कुछ फायदा हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे डाटा निकाले जा रहे हैं। तो प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद्य उपलब्ध होने के कारण कीड़ों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है, ठीक है। ये हम समझ गए। जो मूल भाव है ना वो अपने माइंड में रखना। अब एक एक करके इसको ऑप्शन को हम निकालते हैं। याद रखना, लॉजिकल वे में सोचना है, तार्किक रूप से सोचना कि ये गलत होगा या सही होगा, और एलिमिनेशन टेक्निक का यहाँ पे आपको उपयोग करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष निकालना है। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है। पहला क्या है कि उच्च तीव्रतायुक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रतायुक्त प्रकाश का पौधों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा मतलब नहीं है, पैसेज में ऐसा नहीं है। पैसेज में जो बात की गई है उसका रिसर्च की बात की गई है, उसमें तो ये चीज़ें बताई गई है ना कि उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। प्रकाश प्रदूषक का किसी पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ये रिसर्च कह रहा है ऐसा, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो, इसको भी छोड़ लो। पौधों के पुष्पन के लिए अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग का प्रकाश बेहतर है। अभी तो हमारे पास केवल दो कलर इस पैसेज में चर्चा की गई थी, हम इसको कह नहीं सकते, ऐसा लॉजिकल वे में ऐसा कह नहीं सकते कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। इतना रिसर्च हमारे पास इस पैसेज में नहीं है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपयुक्त
तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पैसेज का सार नहीं था। पैसेज का सार तो क्या है, उन्होंने एक रिसर्च किया है। उन्होंने रिसर्च किस पे किया है, कुछ जीव जंतु और उन पर इसका किसका प्रकाश का किया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है आपका बी वाला, ये तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से आपका सही निकल के आएगा कि प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इसको लॉजिकल रूप से मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, पूरे पैसेज का सार भी ये था। तो ध्यान रखना क्या पूछा गया, हमें पैसेज से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, हाँ चर्चा की गई है प्रकाश की, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सीमित मात्रा में ये है वो है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि लॉजिकल वाला थोड़ा जो ऑप्शन आपको लगता है उसको चूज करने की कोशिश करना। ठीक है, ये आपका पैसेज का सार होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैसेज पढ़ो, आराम से मेरे साथ ही पढ़ो, आराम से इसको। आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कि जैसे पहले 2 घंटे लग रहे थे, आज इसको कोशिश करेंगे 1 घंटा, 1.25 घंटे के आसपास इसको जल्दी से आपको बताने की कोशिश करूँ। तो मेरे साथ साथ ही पढ़ो आप। ठीक है, आराम से। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे देखना, और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी वीडियो को पॉज करके, या अपने पास पेपर सामने है तो उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं कि सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में से लगभग 80% में परागण प्राणियों द्वारा होता है। ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन लगभग 80% उन्होंने बोला है, जिसमें क्या है, पक्षी भी हैं और कुछ स्तनधारी प्राणी भी हैं। किंतु कीट मुख्य रूप से इसमें क्या है, ज़्यादातर परागणकारी कारक है। ठीक है, और परागण हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए भी उत्तरदायी है। हमने कितने आर्टिकल ऐसे पढ़े हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है छोटे छोटे जीवों का, मधुमक्खियों का हमने पढ़ा है कई बार। और विश्व की कम से कम 1/3 कृषि फसलें परागण पर निर्भर है। विश्व की कम से कम 1/3 कृषि फसलें किस पर डिपेंड है, परागण पर डिपेंड है। तो परागण के लिए मक्षिका सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है, यानी मक्खियाँ। आपको जब भी ऐसा लगे ना कि ये वर्ड समझ में आए, तुरंत इंग्लिश वाला वर्जन देख लेना उसमें। और ये 400 से भी अधिक फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के बीच में एक जटिल संबंधों का परिणाम है। ठीक है, और उनमें से किसी की भी हानि या किसी भी कमी या ह्रास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित हो सकता है या होता है। प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधनों की आवश्यकता है, यानी जंगल कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इम्पैक्ट आप पड़ेगा, इन पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पूर्व धारणा वाला। कभी भी मत घबराना, जो पैसेज में बातें की गई उसके इर्द गिर्द रहना, बाहर मत सोचना। पैसेज में जो चीज़ें की गई उसके बारे में सोचना। ठीक है, आराम से आप सोचो, एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ, जल्दी से 20-30 सेकंड है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने अटेम्प्ट लिया होगा, एक एक करके चर्चा करते हैं। वही तरीका है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पैसेज क्या कहना चाहता है उसको ध्यान में रखना है, फिर तार्किक रूप से सोचना है, एलिमिनेशन करना है, आंसर निकालना है। तो पूर्व धारणा है, कोई घबराना नहीं है। पूर्व धारणा को देख के बिल्कुल मत घबराओ, मुझे तो ऐसा लगता है पूर्व धारणा वाले ईजी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज खाद्यान्न का संधारणीय उत्पादन संभव नहीं है। देखो, भारत को लेकर, इनको लेकर ज़्यादा कोई चर्चा हुई भी नहीं है। पैसेज के ध्यान रखना, पैसेज के सोचना है। साफ साफ लिखा भी है, आप ऊपर देखोगे पैसेज में क्या लिखा है कि आपको आंसर किस में से देना है, पैसेज को ध्यान में रखते हुए देना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट नहीं है, तो एक बार एक वाले ही काट लेते हैं। अब देखो 3 और 4 यहाँ पे भी है, 3 और 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब इनके सही होने की संभावना है। अभी 2 को चेक कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि उद्यान फसलों की एक धान्य कृषि कीटों के लिए अस्तित्व के लिए बाधक है। जो उद्यान की जो फसलें होती है, एक धान्य कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। इंग्लिश वर्जन भी देखो, बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट है उनको ये नुकसान कर सकता है। वैसे तो इसमें पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, आप पैसेज को दोबारा भी जाके देखोगे तो उद्यान फसलों को लेकर, एक धान्य कृषि को लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नॉर्मली उसमें जो बातें हुई है कि किसको लेकर बातें हुई है कि परागण का कैसे प्रभाव होगा, कैसे नेचुरल जो चीज़ें हैं वो इसको और अच्छा कर सकती है। तो इसको लेकर भी पैसेज में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो 2 को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो।
2 को भी कर सकते हो। तो आंसर अपना क्या निकल के आया, डी। ये ध्यान रखना है। ये मैंने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुणागणित करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं और वो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं। हमें क्या कोशिश करनी है इसमें, 99% तो वो जो पैसेज का भाव है, या आप 100 ही मानो इसको, कि हमें पैसे से बाहर नहीं जाना है। जैसे इसमें भारत को लेकर कोई चर्चा नहीं है तो हम क्यों सोचें, इसमें हॉर्टिकल्चर को लेकर कोई बातें नहीं है। हाँ, कोई लिंक होता उनका तो हम सोच सकते थे ऐसा, कि हॉर्टिकल्चर को लेकर कुछ कीटों के साथ कोई लिंक होता तो उसके बारे में हम बात कर सकते थे। अभी देखो, ये अब हम अपने पास 3 और 4 अपने आप ऑप्शन बचे हैं, अपने आप बचे हैं। ये एलिमिनेशन का तरीका है। अब देखो, प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्रों में परागणकारियों की अत्यधिक कमी हो जाती है। उसमें साल लास्ट लिखा था लाइन में, जो प्राकृतिक वनस्पति, ये लाइन लिखी थी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है। जैसे अब क्या अपने पास ऑप्शन ही नहीं है 3 4, तो डी हमने कर दिया। आप ऐसे ही करना है यार, यही तरीका है। जैसे ये पैसेज आज मैंने किए तो इसमें मेरे 1 2 गलत भी हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से सीखा बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। हाँ, इसका जो ऑफिशियल आंसर की अपने पास है, बिल्कुल ये रखो, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। इसमें इसका आंसर डी होगा। ठीक है, यानी 3 और 4 इसमें क्या है, माने हैं, पूर्व धारणाएं माने हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पैसेज हमारा हिंदी में, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, पहले पैसेज को पढ़ लो या किताब सामने रखो, जैसा भी आप कर सकते हो। मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको यहाँ पे करवाऊँ। ठीक है, आराम से इंग्लिश वर्जन भी पढ़ो। ठीक है, बाद में आराम से इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, पॉज करके कैसे भी। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत कम समय प्री का। तो पैसेज को लेकर तो आप टेंशन लेनी नहीं है, आपके 27 क्वेश्चन आपकी रेंज में है। अभी बाकी जो मैथ रीजनिंग आपने किया होगा अपने हिसाब से, है ना, जो भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम के हैं, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे, उनको आप कर लेना। केवल पैसेज के भरोसे नहीं रहना, मैं बार बार बोलूँगा, केवल पैसेज के भरोसे रहना बहुत ही दिक्कत कर जाएगा ना, क्योंकि भरोसा नहीं है। कई बार एग्जाम में घबरा जाते हो, बड़े पैसेज आते हैं, लैंग्वेज कई बार टफ आ जाती है, तो केवल पैसेज के भरोसे मत रहना। अभी भी 25 जो डेज है, इसमें ये कर सकते हो आप, कि जो मैथ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आए, जिनको आप आसानी से सीख सकते हो। ऐसा मत करना कि ऐसे टॉपिक सीखने लग जाओ जिसमें आप, आपके हाथ पाँव और फूल जाए, इस समय और तनाव आपके हावी जाए, ऐसा मत करना। नॉर्मली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, और घबराने की तो वैसे भी नीड नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। प्री एग्जाम में घबराओगे तो टाइम कम होता है वहाँ, वैसे भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और रिवीजन पे अपना ध्यान दो, इसमें खूब सारा रिवीजन करो, फालतू की चीज़ें पढ़ने की बजाय। चलो पढ़ते हैं। तो तमिलनाडु की जो कावेरी नदी घाटी पर क्या किया गया है, क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर किए गए अध्ययन से अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में वृद्धि की प्रवृत्ति और वर्षा के दिनों की संख्या में कमी देखी गई। कुछ वहाँ पे ऐसा प्रयोग किए गए हैं, वहाँ से कुछ डाटा निकल के आए हैं। इन जलवायु परिवर्तनों का इस क्षेत्र के जलीय चक्रों पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो भी है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, इस क्षेत्र के जलीय चक्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इस पर परिणाम स्वरूप क्या होगा, अधिक मात्रा में जल बह जाएगा। जो भी है, हो सकता है अधिक वर्षा हो, जल बह गया, जो भी है, और जल के पुनर्भरण, रिचार्ज में कमी आएगी। ठीक है, तथा भौमजल स्तर प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा पड़ने की बारंबारता में वृद्धि हुई है। कई सारी चीज़ें हो रही है, किसके कारण, देखो डाटा का क्या निकल के आया है, वो बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, एक क्षेत्र विशेष में इस समस्या आ सकती है। तो मुख्य रूप से फोकस भी ध्यान रखना कि फोकस क्या है। अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे फोकस क्या है, जलवायु मॉडल का होगा, या जलवायु परिवर्तन की वजह से जल का जो संकट है उसका होगा। ध्यान रखना, आपके समझने की क्षमता आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। जो केंद्रीय भाव है ना, उसको पकड़ के रखना। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा, ठीक है, इसके कारण फसलें बचाने के लिए भूमजल संसाधनों पर किसानों की निर्भरता बढ़ेगी। यानी कहीं ना कहीं जल पर ज़्यादा बात की जा रही है। आप इसको समराइज करोगे ना, तो आपके मन में रहेगा कि हाँ, जलवायु मॉडल का भी उद्देश्य क्या था, कि वहाँ के जलवायु जो चीज़ें हैं उनको समझें, कैसे वहाँ की वर्षा होती है, कैसी वहाँ का पैटर्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप आराम से वीडियो को पॉज कर लो और फिर अपना आंसर देखो, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं वीडियो में रोकूंगा नहीं, टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा होता है, बच्चे बोलते हैं सर इतना बड़ा काम करिए। तो आपको यदि आंसर आराम से करना तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर अपना आंसर चूज करो, फिर वीडियो को वापस सही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब देखो, मूल भाव है, सर्वोत्तम रूप से कौन सा है, आप माइंड हो गया ना आपका एकदम। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो याद रखना फोकस किस पे है, किस चीज़ की बात की गई है, कौन सी समस्या है, कौन सी हमें समस्या का समाधान निकालना है। तो पहला क्या, क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का विकास, जलवायु क्लाइमेट कृषि पद्धति चयन कर, देखो इसका नहीं है, बात की गई है उसकी सहायक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुष्क कृषि पद्धतियाँ अपनाकर भूमजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। देखो जल की इसमें बात है, भूमजल, लेकिन भूमजल की बात है केवल, इसमें केवल भूमजल की बात है। आपको व्यापकता में सोचना है कि जल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, नदियों वाला भी आता है, वर्षा वाला भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो शुष्क कृषि भूमि पद्धतियाँ अपनाकर,
भौमजल के संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है। और प्रैक्टिकल भी नहीं है। प्रैक्टिकल आप जानते हो, हम ऐसी शुष्क चीज़ें लाते हैं लेकिन उनको अपनाना बहुत मुश्किल है व्यवहारिक में। तो प्रैक्टिकल रूप से आप तार्किक रूप से इनको काट सकते हो। जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है, जबकि साथ ही इन पर संकट भी बढ़ा है। ठीक है, ये इसको छोड़ दो एक बार। लास्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन देखो, इसमें जल जल संसाधन की बात की है मेन रूप से। पैसेज में क्या जल संसाधन है, इस वाले में जल संसाधन उतना नहीं है। थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगी चीज़ें आपकी। लास्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को अधारणीय आजीविका और जोखिमपूर्ण साधक रणनीतियाँ अपनानी पड़ती है। वो तो नॉर्मली है, लेकिन ऐसा पैसेज में तो हमें किस पर फोकस करना है, जल संसाधनों पर। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर आपका सी निकल कर आया। जब भी आपको लगे कन्फ्यूज होते हो ना, तो याद रखना पैसेज किस पर फोकस करता है। यहाँ पे वैसे भी है ना, जल की बात हो रही थी, दो हमारी स्टेटमेंट थे जो जल की बात कर रहे थे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे जाना था, तार्किक रूप से प्रैक्टिकल पे जाना था। तो सी वाला क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से, हाँ ये सब इसी की तो बात हो रही है, पूरे पैसेज का सार ही यही है। ठीक है, थर्ड में सी। ठीक है, आपका आंसर थर्ड में सी है। आराम से इनको सीख सकते हो, लेकिन पहले करना, जो आंसर वगैरह बाद में देखना। जैसे ये पेपर अभी मैं लेके बैठा हूँ आपके सामने ना, मैंने ऑफिशियल पेपर लिया है। ठीक है, ऑफिशियल पेपर लिया है, साथ में जो मैंने पेपर आपको सोल्व करवाई वो भी मेरे पास है। कि जैसे मैंने उसको बुक को बनाया था, उस समय मेरा माइंड सेट क्या था। तो जैसे मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था ऑफिशियल आंसर के साथ, अपनी जो वाली सी सेट सोल्व पेपर है वो भी है। यदि आप में से किसी के पास अभी तक नहीं है तो ई बुक ले लो, क्योंकि जो प्रिंट बुक है वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है लगभग, अब नहीं बची है। क्योंकि बच्चों की डिमांड इतनी थी अभी, तो फिर अब समय कम बचा तो अभी प्रिंट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो आप ई बुक ले लो। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, अपनी जो PYQ 11 ईयर वाली GS वाली है वो भी देख सकते हो, और आप देख सकते हो सी सेट वाली। देखो, मैं अभी भी कहता हूँ कि PYQ का कोई तोड़ नहीं है। आप में से ऐसे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहा है, अभी तक PYQ आपने ढंग से 2-3 बार रिवाइज नहीं किए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि PYQ आपको बहुत हेल्प करता है। ये लॉजिकल चीज़ें ना PYQ से सीख सकते हो, आप टेस्ट सीरीज से नहीं सीखते हो। ठीक है, तो आप अपना, यदि आप जैसे मेरे द्वारा जो तैयार की गई है, ठीक है, वो आप सी सेट वाली देखते हो पैसेज की, और हमने जो और भी अच्छा कंटेंट तैयार किया, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, अपनी जितनी भी बुक्स है ई बुक्स आपको मिल जाएगी, आराम से जल्दी से इनको कर लो। ठीक है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसे आपने 23, 22 और 21 तो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इतने पैसेज तो आपको करवा दिए हैं। अब आगे के जो 7 साल के और उसमें दिए गए हैं वो निकालो यार, उस किताब को सामने रखो और पहले खुद करो, फिर उसमें आंसर देखो ना। और उसका एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। ऑफिशियल जो आंसर किए, जैसे अभी आपको करवा रहा हूँ, उससे मैच करके आंसर हमने बनाए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। जोड़ दे के इसलिए बोल रहा हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट है कि RC सेट को लोग इग्नोर करते हैं, और वो आपको पूरा साल खराब कर देगा बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फोर्थ जो पैसेज, आराम से इसको देखो, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लो आराम से, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। देखते हैं इसको। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 2022-23 तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन जैसे हम 21 में आए और 20 में आए तो हमारे बहुत सारे गलत होने लगे। एक्चुअल में क्या गलत हो सकते हैं, यदि आपने वो उस चीज़ को ढंग से नहीं किया। कौन सी को, कि आपने एक तो पैसेज को नहीं समझा, फोकस नहीं किया। हाँ, कुछ जैसे 21 वाले में मैंने देखा है कि कुछ पैसेज ऐसे हैं जो गलती करवा सकते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी है, समझ में नहीं आया। ठीक है, ये एक समस्या पैदा कर सकती है, विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, कि लैंग्वेज की वजह से कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। समझ के कारण फिर क्या होता है, हम सही से नहीं समझ पाए उस चीज़ को, व्यापकता में नहीं समझ पाए, तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। एक ये परेशानी मैंने इसमें देखी थी 2021 वाले जब पैसेज अभी मैं देख रहा था, तो मैंने लैंग्वेज का एक इशू देखा था उसमें। उसकी वजह से फिर क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन मेरे जो गलत हुए उसकी वजह से हुए। तो ये भी समस्या है, लेकिन फिर भी क्या है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक हैबिट बन जाएगी, आपकी माइंड की एक क्षमता बन जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे एक आइडिया हो जाएगा कि यार एक कौन सा अच्छा ऑप्शन इससे मुझे एलिमिनेट करना है, आराम से निकालना है। ठीक है, अपने पास क्या, आप देखो ज़्यादा फालतू बातें तो करेंगे नहीं, अपने पास क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही तो करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषक बिस्फेनोल ए BPA के तंत्र आवेशी, देखो अजीब से नाम है, न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करने में सफल रहे। देखो क्या चीज़ है, ध्यान से पढ़ना कि उन्होंने क्या किया, इनका ऐसा किया, स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करने में सफल रहे। उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह, परिवर्धन अपसामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले यौगिक BPA के अनुप्रयोग के द्वारा, जो मूसक यानी चूहे हैं, कि भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विभेदन के दौरान जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए, किसकी जांच के लिए, जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए जैव रासायनिक और कोशिका आधारित आमापन के संयोजन का उपयोग किया। ध्यान से पढ़ना क्या किया है, ध्यान से पढ़ना। वे अंत त्वचा और बाह्य त्वचा जैसे प्राथमिक जन्म स्तरों, जर्म लेयर के सही विनिर्देशन के लिए BPA, अब देखो यार लैंग्वेज ऐसी आप थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से, के लिए BPA अविषालुता का पता लगाने और आमापन करने तथा तंत्रिका प्रजनक कोशिकाएं सर्जित करने में सफल रहे।
कुल मिलाकर बात क्या है, बीपीए की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की बात चल रही है। इनकी जांच के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया, जैव रासायनिक और कोशिका आधारित इनका संयोजन का उपयोग किया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है। अब आपके लिए बहुत आसान है, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार अपने आंसर निकालो, मैं अपना आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं। पहला क्या कह रहा है, बीपीए जीवों में इन विवो भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है। कर सकता है, अभी बात चल रही थी उसको लेकर, एक बार छोड़ते हैं, काटने का कोई रीजन उतना नहीं आता। प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचार की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित अमापन उपयोगी है। देखो ये चीज़ पैसेज में लिखी गई है। यदि आपने ऊपरी ऊपरी तौर पर पैसेज को पढ़ा, समझा नहीं, मनन नहीं किया, तो इसको आप सही मानोगे दो को। जबकि एक बार दोबारा जाके देखो इसको, कि प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचार की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित अमापन उपयोगी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए, रोग के उपचार के लिए नहीं, प्रोफाइल बनाने के लिए, उनकी जांच के लिए किसका उपयोग किया है, जैव रासायनिक और कोशिका आधारित किया है। तो अपनी तरफ से कुछ भी मत सोचना, पैसेज में जो लिखा है उसको सही मानो। दो को यहाँ पे हम काटते हैं, दो को यदि हम काटते हैं तो अपना आंसर निकल के आता है। अब देखो आप कन्फ्यूजन कर रहे थे, हो सकता है ये आपको नहीं समझ में आ रहा था, या ये भी हो सकता है आपको दिक्कत कर जाता है ना। लेकिन इस चीज़ को पकड़ के रखना, एलिमिनेशन से जाना, एलिमिनेट कर दो चीज़ों को। जो चीज़ें आपको लगता है कि यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, पैसेज में इसमें कोई बात नहीं की गई है, पैसेज में अलग तरीके से बात की गई है, तो आपका आंसर बोलेगा। यही मैं चाहता हूँ, प्रैक्टिस करो, बार बार तार्किक रूप से सोचो और एलिमिनेट करते जाओ, पैसेज बहुत आसान हो जाएगा। और मतलब जैसे कई बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें यदि युग्म वाले आ गए, इस बार यूपीएससी ने ऐसा कर दिया, एक दो सही नहीं है, वो नहीं है ना, युग्म वाले आ गए तो भी एलिमिनेट इनको तो कर सकते हो ना। ये तीन ऑप्शन इनको तो एलिमिनेट कर ही सकते हो ना, कि हाँ ये दो गलत हो जाएगा, फिर इनको भी जांच कर लेना, एक और तीन को। तो कैसा भी बना दे यूपीएससी पेपर, यदि आप तार्किक रूप से चीज़ों को सोचते हो तो आपके लिए जर्नी आसान है। ठीक है, फोर्थ में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, सी आंसर सही है। आते हैं आगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, कमेंट करके बताया करो कि आपको इससे रियल में लाभ मिलता है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, पूरा पूरा दिन चला जाता है इनको तैयार करने में। आपको लगता है पेपर आया यहाँ पे खोल के मैं आपको पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है। इनको तैयार करने से पहले मुझे खुद को 2 4 5 घंटे इसमें देने पड़ेंगे कि मैं बच्चे की मदद कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है कि ये ऑप्शन क्यों सही हुआ, ये क्यों गलत हुआ, एक एक चीज़ों पर सोचना पड़ता है। और वो जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे अनुभव मिलता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कितने बच्चों को इसका लाभ मिला है, कितने ऐसे बच्चे इस साल आईएएस आईपीएस बने हैं। ठीक है, कितनी बार मैसेज आते हैं उनके कि सर 2 3 बार से सीसीएट में फेलते, लेकिन जो आप कुछ कुछ वीडियो आप थोड़े से स्ट्रेटजी वाले बनाते हो या पैसे सोल्व करने के बनाते हो, उनसे लाभ मिलता है हमें। ठीक है, आपका कंटेंट का लाभ मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। ठीक है, ये पैसेज देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आराम से वीडियो को पॉज करके देखो आप, अंजीर वाला पैसेज है, फिग ट्रीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, और ध्यान रखना हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, एक बात ध्यान रखना, पैसेज में आपको जहाँ पे भी थोड़े से वर्ड अजीब से लगते हैं ना अनुवाद को लेकर, तुरंत इंग्लिश वाला वर्जन देखना, बहुत हेल्प मिलती है। ऐसा ही मैं करता हूँ। ठीक है, अंजीर की बात चलिए, अंजीर के वृक्षों को भारत, पूर्वी एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना गया है। तो पवित्र वन है अंजीर, और ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। देखो ये नॉर्मल हर कहीं मिल जाते हैं, ऐसा थोड़ा समझना कि कृषि क्षेत्र में मिलते हैं, शहरी क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। प्राकृतिक वनों में जब अन्य संसाधनों की कमी होती है, अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। विविध प्रकार के जो फल खाने वाले प्राणियों की घनी आबादी को सहारा देते हैं, आवास भी देते हैं, भोजन भी देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पारितंत्र में इनका रोल है, हमने पढ़ा इकोलॉजी में, बेसिक इकोलॉजी में हमने पढ़ रखी, काम आएगी। यदि फल बक्सी पक्षी और चमगादड़ अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप वाले स्थानों पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाते रहे, तो पवित्र अंजीर वृक्ष प्रचुर संख्या में फल वृक्षों को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, अनुकूल सूक्ष्म जलवायु में अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातीय वृक्षों के असंख्य पौधे उग सकते हैं। बड़ा रोल है यार अंजीर का, यहाँ पे काफ़ी विशेषताएं अंजीर के बारे में बताई गई है। अब देखो लेखक की पूर्व धारणाएं देखते हैं, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, और जल्दी से अपना क्वेश्चन सोचो, मैं अपना बता देता हूँ। ठीक है, उपयुक्त परिक्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। पूर्व धारणाएं बनाई गई है, उस परिच्छेद के आधार पर ही सोचना है। पहला क्या है, प्राकृतिक वनों में अंजीर के वृक्ष प्राय आधारित जातियों की स्टोन स्पीसीज हो सकती है। देखो हमने पढ़ा है, जिस चीज़ का, जिस जीव जंतु का, पेड़ पौधे का किसी पारितंत्र में बहुत बड़ा रोल है, तो वो कीस्टोन स्पीसीज हमने पढ़ी है। तो इसमें लिखा भी हो सकता है। याद रखना जहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हो कि हो ही जाएगा भाई, यही होगा, अनिवार्य होगा, फलाना होगा, तो वो गलत होगा। यहाँ पे क्या लिखा, मे बी, कुड बी, जैसे ऐसे वर्ड आते हैं ना, मे, कुड,
तो संभावना रहती है। वैसे भी पैसेज में हमने पढ़ के एक सार तो निकाला कि अंजीर क्या है, कीस्टोन प्रजाति है, तो एक वाला अपना सही होगा। तो एक सही होगा, तो एक किस में नहीं है, दो ऑप्शन में एक नहीं है। अभी देखो आप अपना आंसर निकल के आएगा। अभी दो को पढ़ते हैं कि अंजीर के वृक्ष वहाँ भी उग सकते हैं जहाँ अन्य बड़े काष्ठीय वृक्ष की जातियाँ नहीं उग सकती। लॉजिकली सोचो, पैसेज में सब बोला गया है, पैसेज में ऐसा बोला गया है कि हाँ नॉर्मली ऐसा होता है। जैसे आप देखोगे अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए भोजन विविध प्रकार के, ठीक कहाँ लिखा है ऐसा, अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातीय वृक्ष असंख्य पौधे उग सकते हैं, या जहाँ, अच्छा इसमें लिखा है, देखो यहाँ पे देखना, ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अंजीर के वृक्ष वहाँ भी उग सकते हैं जहाँ अन्य बड़े काष्ठीय वृक्ष की प्रजातियाँ उग नहीं सकती। ये लॉजिकली उतना सही नहीं लग रहा है। दो नंबर का आप सोचोगे, लॉजिकली उतना सही नहीं लग रहा है। आगे एक इनको चेक कर लेते हैं, 3 और 4 में से एक ऑप्शन अपना बन गया, ठीक है, तो अपना काम बन सकता है। कि ये ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है ऐसा, ठीक है, कि अन्य बड़े वृक्ष की नहीं उग सकती वहाँ ही ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण में, ये देखो तीसरा वाला सही आ गया, तीसरा वाला इजी है, जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है। देखो 1 और 3 वैसे भी सही है अपने, 1 और 3 किस में, 1 और 3 इसी में डी वाले ऑप्शन में है, तो ऐसे भी हेल्प करेगा आपको। बाकी फिर फोर्थ वाला देखते हैं, अन्य वृक्षों जाति अंजीर की वृक्ष, ठीक है, ये भी ठीक है, 4 भी सही है। देखो ये इजी वाला है, ये कोई टफ नहीं है, और पूर्व धारणा वाला है, तो इतना कोई समस्या है नहीं, मुझे नहीं लगी इसमें समस्या। बाकी अब वापस आओगे तो ये लॉजिकली भी 2 नंबर जो है आप आराम से काट सकते हो। यदि आप इसको नहीं काट पा रहे हो तो इनको 3 को देख लो, ये इजी वाले हैं, पैसेज के अंदर से इन पे चर्चा की गई है। ठीक है, 11 नंबर है ना, 11 नंबर में आंसर देखते हैं डी, 11 नंबर में, ठीक है, डी आंसर है। अब आते हैं आगे, तो ऐसा ही करना है जैसे अभी ये इजी वाला था एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देखना है कृषि पारिस्थितिक तंत्र वाला, आराम से इसको वीडियो को पॉज करो और पैसेज को पढ़ो। ठीक है, एग्रो इकोलॉजी की बात चल रही है, इसमें क्या क्या मामला है देखते हैं। जहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं वो पैसेज बहुत ईजी होता है करने के लिए, आराम से आप कोई ना कोई तो एलिमिनेट कर दोगे, कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी के मूल में ये अवधारणा है कि कृषि पारिस्थितिक तंत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के जैव विविधता स्तर और कार्य प्रणाली का अनुकरण करना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं, देखो कृषि पारिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, उसके हिसाब से हम एग्रीकल्चर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसी जलवायु परिस्थितियाँ हैं, जैसे जंगल कैसा होता है ना, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे होगा, तो इसकी बात चल रही है, कृषि पारिस्थितिक तंत्र की बात चल रही है कि ऐसा होगा। और ऐसी कृषि अनुकृतियाँ मिमिक्स अपने प्राकृतिक मॉडलों की तरह उत्पादक, पीड़क प्रतिरोधी और पोषक संरक्षक तथा परघात और तनाव के प्रति समुत्थानशील हो सकती है, रिजिलियंट हो सकती है, तो इंग्लिश में आ जाएगा ना। और पारिस्थितिक तंत्रों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, और पोषक तत्वों का अनंत काल तक पुनर्चक्रण होता रहता है। हमने पढ़ा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कि कैसे जो पोषण चक्र काम करते हैं। कृषि पारिस्थितिकी का उद्देश्य पोषक लूपों को बंद करना है, अर्थात मिट्टी से निकल चुके पोषक तत्वों को फार्म यार्ड खाद के अनुप्रयोग जैसे तरीकों के द्वारा मिट्टी में पुनः वापस पहुंचाना है। जैसे हम तुलना करें 22 और 23 की तुलना में ये पेशेज नो डाउट पढ़ने में थोड़े से टफ है, इनकी लैंग्वेज को लेकर थोड़ी समस्या है। ठीक है, तो इनसे घबराना मत, ये समस्या आएगी, रियल एग्जाम में भी आएगी। इसके अलावा इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग पीड़क नियंत्रण के लिए और अंतर सस्य कृषि इंटरक्रॉपिंग के लिए द्वारा मृदा को उर्वर बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी टाइप का आपका ये पैसेज है जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ में है कृषि पारिस्थितिक पद्धतियों में पशुधन और फसलों के साथ वृक्षों का एकीकरण शामिल है। ठीक है, मिश्रित एग्रीकल्चर हमने कई बार ऐसे देखा है शामिल है। तो चलो इनमें से अब देखना है, आराम से इसको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चूज कर लो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप ऐसा कर रहे होंगे मेरे साथ साथ कि वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख रहे हो, पैसेज भी दोबारा पढ़ने की नौबत है, देख लिया, फिर अपना आंसर चूज करो, ताकि जो मैं बताता हूँ आपको उसमें फ़ायदा होगा कि क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिषद के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी कृषि पद्धतियाँ कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल हो सकती है। चलो कौन सी हो सकती है, और इस पैसेज को ध्यान में रखना है, बाहर से मत सोचना है, ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो पैसेज में चर्चा की गई उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो जैसे मैं कैसे करता हूँ इसको, नॉर्मली जैसे आया तो यहाँ पे मैंने देखा उर्वरक सिंचाई, फर्टिगेशन देखा, तो फर्टिगेशन में तो फिर आर्टिफिशियल ये जो आते हैं यूरिया डीएपी, जो हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कृत्रिम खाद यूज में लेते हैं वो भी आता है, तो ये कैसे फिर कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल होगा। तो ये 2 वाला कट गया, 2 वाला कट गया, तो जहाँ जहाँ 2 ऑप्शन है वो कट गया। ठीक है, अभी अपने पास बचा 4 कॉमन है, तो 4 पढ़ लो। मिश्रित कृषि की बात की गई है, पशुपालन की बात की गई है पैसेज में। ठीक है, और क्या है,
और देखते हैं, जैसे इसके इसमें अब 6 4 तो कॉमन दोनों में, तो 4 तो सही हो गया। अब 6 को एलिमिनेट करते हैं या 5 को देखते हैं, इनमें से देखते ही अपना काम बन जाएगा। तो 6 को देखते हैं, यहाँ पे वर्टिकल एग्रीकल्चर की बात की चल रही है। तो वर्टिकल एग्रीकल्चर तो ऐसे देखें, नॉर्मली आप वर्टिकल्चर में भी तो आजकल वो हो रहा है ना, कैसे कर रहे हैं हम, उसमें भी बहुत सारी खाद इनका आर्टिफिशियल इसका यूज में ले रहे हैं। जैसे आजकल आपने देखा ना, पॉली हाउस ग्रीन हाउस बना रहे हैं वर्टिकल। तो ये उतना उतना कृषि पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें यूज में ली जा रही है, आप नॉर्मली सोचते हो ना। और ऊपर वाले पैसेज में ऐसा कहीं इसको वर्टिकल एग्रीकल्चर को लिया नहीं गया है। हाँ, जैसे मैं इसको यदि साबित करना चाहूँ कि वर्टिकल एग्रीकल्चर भी तो कृषि पारिस्थितिकी में हो सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे, जैसे घिया की बेल देखी होगी ना, और बहुत सारे कौन से करेला है जो आराम से पेड़ पे चढ़ जाता है, तो वो भी एक वर्टिकल का एग्जाम्पल आ सकता है। लेकिन पैसेज में इनकी बात ही नहीं की गई। और इसको हम लॉजिकली काट भी सकते हैं कि वर्टिकल एग्रीकल्चर आजकल जो चल रही है, उसमें तो बहुत सारा, उसमें भी कीटनाशक खाद, इनका आर्टिफिशियल जो खाद उनका यूज में लिया जा रहा है। तो ये भी नहीं होगा। अब एक बार 4 को चेक कर लेते हैं। मिश्रित कृषि तो आ गया, 4 दोनों में आ गया। अब 5 को देख लेते हैं। 5 क्या है? बहु सस्यन, उसकी बात की गई पैसेज में। और एक भूमि संरक्षण सस्य कवर क्रॉप। ठीक है, हो गया आपका आसान। कि देखो कितना आसान है, फिर एलिमिनेशन से जाओगे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 12 में क्या हो गया आंसर? ए आंसर हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 12 में ए बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे देखो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जाना, आप समझ गए ना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, एलिमिनेट करो, तार्किक रूप से सोचो और आराम से अपना आंसर निकाल के लेके आओ। अब आप बोलोगे इसमें मतलब ये तो आराम से है, ये तो आपने घर पे बैठ के ये कर लिया वो कर लिया। ऐसा नहीं है, मतलब आप कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो इस चीज़ को। एक बार आपने तरीका सीख लिया। हाँ, ये नहीं कह सकते कि 100% सही होते हैं हमेशा ही, कि आप 27 क्वेश्चन आते हैं तो सब के सब सही हो जाएं। वो एक सहयोग होता है कि हाँ सही हो गए मतलब। लेकिन 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं इसमें, नो डाउट। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमने उसको समझने में गलती कर दी या लॉजिकल चीज़ों को हमने ध्यान नहीं दिया, वो हमारी गलती होती है। अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लेते हो। वहाँ पे आपने आत्मविश्वास लिया कि यार मैं तो सीख गया हूँ, मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपना ध्यान फोकस रखूंगा पैसेज पर, अपने जो तरीके सीखे उस पर ध्यान दूंगा, एलिमिनेशन से जाऊंगा। और फिर जो गलत होगा तो होने दो। होगा तो क्या होगा, 27 में से 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, फिर भी आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 20+ भी आपके पैसेज में बचता है, तो 7 क्वेश्चन तो आपको और करने हैं पास होने के लिए। मैं तो रीजनिंग के आराम से कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। तो कभी भी निराशा मत लाना मन में। कई सारे कमेंट में कई बार देखता हूँ, बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि सर ये आप कभी तो ये बोल रहे हो, कभी वो बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं जो चीज़ें आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ वो एकदम खुली चर्चा है। आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या बेस्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। आराम से इस पैसेज को देखो, क्रेडिट कार्ड वाले को। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो चाहे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो या जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। अब देखते हैं, पैसे देखना। न केवल क्रेडिट कार्ड के विवरण और डाटाबेस जैसे अमूर्त डाटा के साथ कंप्यूटर का संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम बहुत ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप यूज में ले रहे हैं। नॉर्मली ऐसा मन में सोचते जाना है, बल्कि भौतिक वस्तुओं की वास्तविक दुनिया और संवेदनशील मानव शरीर के साथ भी ये संबंध बढ़ रहा है। एक आधुनिक कार पहियों पर एक कंप्यूटर है। ठीक है, आजकल ड्राइवरलेस कार की बातें चल रही है, प्रैक्टिकल भी चल रही है। और एक विमान पंखों का एक कंप्यूटर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आगमन से सड़क चिन्ह और एमआरआई स्कैनरों से लेकर जो आर्टिफिशियल अंग है और इंसुलिन पंपों का प्रत्येक वस्तु में कंप्यूटर शामिल हो गया है। देखो फोकस, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, याद रखना आपका फोकस किस पे। अब देखो कंप्यूटर, कितने कीवर्ड कंप्यूटर, इनकी बात चल रही है ना, इनकी बात चल रही है। तो थोड़ा सा फायदा मिलता है। मैं आपको पहले बोल रहा था जैसे कोई पैसे जल का है, तो एटलीस्ट आपको ये तो फाइंड करना आसान हो गया ना कि ये किसकी बात कर रहा है, किन चीज़ों की बात कर रहा है, तो उससे हेल्प मिलती है। इस बात के प्रमाण नगण्य है कि ये उपकरण गैजेट इनके डेस्कटॉप समकक्षों की तुलना में अधिक विश्व विश्वास योग्य होंगे। ये चर्चा चल रही है। देखो साथ में अब इन्होंने आगे किस बात की है कि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, कंप्यूटर इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने एक शक डाल दिया कि ये विश्वास योग्य होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको भी हम सेफ माने या नहीं माने। हैकर पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि वे इंटरनेट से जुड़ी कारों और पेसमेकरों का दुरुस्त नियंत्रण रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में है, तो कंप्यूटर एक ज़्यादा चर्चा में, क्या हैकिंग, और इनको हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। ये चीज़ आसानी से हैक की जा सकती है। दो चीज़ें इसमें ज़्यादा चर्चा में हुई है। ठीक है, क्वेश्चन देखो आराम से, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट लो अपना। मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे होगा। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष, याद रखना जो सबसे बेस्ट है वो चूज करना है आपको। तो ये कह रहा है कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये बात तो पैसेज में है भाई, नहीं है सुरक्षित, एक बार छोड़ दो, अपना आंसर ये होगा या दूसरा होगा। देखो बहुत आसान हो गया है।
आगे क्या है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेती तो है ये, क्यों हम नेगेटिव सोचें। डाटा सुरक्षा संबंधी कठोर नियमों की आवश्यकता है। देखो इसमें डाटा नियमों की, कानून की बात नहीं की गई, बात की इसकी की गई कि आजकल सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि इसको हम विश्वास योग्य बना सकते हैं, क्या ये 100% सही हो सकता है या कहीं ना कहीं समस्या तो है, तो समस्या की बात की गई है। ओके, संचार प्रौद्योगिकी वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। देखो प्रभावित तो आज भी कर रही है, भविष्य में प्रभावित करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इसकी बात नहीं है। बात किसकी है, ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ए वाला आराम से निकालो। 13 में आंसर क्या है, बिल्कुल सही है ए। बस लॉजिकली सोचो, पैसे से बाहर मत सोचो। देखो ये पैसेज वाला था, बाकी चीज़ें थी ना ये पैसेज के बाहर वाली थी, जैसे डाटा सुरक्षा वाला या संचार प्रौद्योगिकी, ये पैसे से बाहर भी थी। हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें पैसेज को ध्यान में रखना है। साफ लिखा भी कि उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं, आराम से निकालना आपने। नेक्स्ट देखते हैं, ये आराम से पैसेज पढ़ो, गरीबी असमानता वाला और पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन, इसको आराम से देखेंगे। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको जल्दी से। गरीबी असमानता अस्वास्थ्य करो अस्वस्थता की दशाओं से जूझता सामाजिक और भौतिक वातावरण संक्रामक रोगों का खतरा उत्पन्न करता है। ये हमने ऐसे पैसेज पहले भी देखे हैं। निश्चित रूप से ये होता है आजकल, क्योंकि मतलब गरीबी एक बड़ा कारक होता है इसमें। परचेजिंग पावर नहीं होती, हम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते, कई सारी चीज़ें हैं। और साथ में परिवार का, आप जानते हो ना कि पैसे होते हैं तो इंसान के अच्छे घरों में रहता है, अच्छी सुविधाएं उनके पास होती है, वो ध्यान रखते हैं आसपास के परिवेश का, स्वच्छता का। तो गरीबी एक कारक अक्सर हो सकता है, इसने पैसेज भी ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो स्वास्थ्य विधि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, घरेलू होते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य विधि भी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत सफाई रखने से संक्रामक रोगों की दर में कमी आती है। आप जैसे खुद एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपना, जैसे अपना रूम एकदम स्वच्छता के साथ रखते हो, एक रूम ये सा होता है गंदगी भरी पड़ी है ना, तो बीमार होने के चांसेस रहेंगे। तो आप व्यक्तिगत रूप से ऐसे करते हो ना कि आप इनको पसंद करते हो, अच्छी मतलब क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य विधि या स्वच्छता को पसंद करते हो कि आप साफ़ सुथरा रहते हो। खुद को भी है ना, कई बार 1 महीने तक नहीं नहा रहे हैं, है ना, तो हो सकता है बीमार हो जाओ आप, ऐसा। तो व्यक्तिगत ये चीज़ें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत सफाई रखने से संक्रामक रोगों की दर में कमी आती है। किंतु इस क्षेत्र में बाजार के प्रवेश में, किस क्षेत्र में, व्यक्तिगत चीज़ों में, व्यक्तिगत सफाई में आजकल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बाजार का हो गया। आप जानते हो कि कई सारे ऐसे कई बार आते हैं, मतलब लेख आते हैं इनको लेकर, कि झूठी भावनाओं को जन्म दिया है, जो विज्ञापनों के आक्रामक प्रभाव द्वारा अनुकूलित होती है और प्रबलित होती है। पश्चिम यूरोप का एक अनुभव हमें क्या बताता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि के साथ साथ वातावरणीय दिशा में सामान्य सुधार, न केवल व्यक्तिगत बल्कि अपने घर या अपने आसपास समाज, इन्वायरमेंट, उनमें भी सफाई, साफ सफाई रखते हो तो उसका भी फर्क पड़ता है। तथा स्वच्छ जल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा जैसे घटकों से शिशु बाल मृत्यु संक्रमण की दरों में पर्याप्त कमी आई है। हाथों को स्वच्छ रखने के प्रति जुनून व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर बाजार के नियंत्रण प्रभाव को भी लाता है। देखो इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य में आजकल बाजार का बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें इंटरफेयर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे पारिस्थितिक व इसके नेगेटिव प्रभाव की अवहेलना होती है और उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है। और इससे प्रतिरोधी रोगाणुओं का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़ो। फिर देखो पूर्व धारणा वाला है, अब डरने की नीड नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है पूर्व धारणा की तुलना में जो अन्य जो पेशेज है वो टफ है, पूर्व धारणा वाले आसान है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखो, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर, परिच्छेद को मत भूलना। ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून है वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो नेगेटिव है ना, जरूरी थोड़ा है ना ऐसा कि जैसे आप ये ध्यान रखना, जैसे ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि को पसंद करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी रखते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव लिखा है वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, लॉजिकली गलत है। तो एक गलत हो गया, तो इनको तो निकालो। अभी हम आगे, चार दोनों में कॉमन है तो चार का पढ़ लो एक बार। संक्रामक रोगों के बोझ को कम करने के लिए वैज्ञानिक और सूक्ष्म से पर्याप्त नहीं है, मतलब केवल यही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। इसमें क्या बोला है, स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश, और उसमें साफ साफ क्या लिखा था, देखो ऊपर जाके देखोगे, बाजार का प्रवेश किस में ज़्यादा है, बाजार का व्यक्तिगत सफाई या व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य है उसमें ज़्यादा है। स्वास्थ्य विधि में तो सब कुछ आ गया ना, व्यक्तिगत, घरेलू, सामुदायिक सब आ गया, तो इसमें बाजार का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं दिखाया है। बाजार का इंटरफेयर किस में दिखाया है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य वाले में दिखाया है। इसमें क्या दिखाया है, स्वास्थ्य विधि। तो इस हिसाब से तो एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा। देखो यही होता है, एक बार दोबारा हम सोच लेंगे कि पहला वाला गलत था या सही था। अभी हम किसको निकालेंगे, ये कह रहा है स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। ठीक है, तो उसमें तो बात चल रही थी किसकी, व्यक्तिगत। तो एक बार क्या करते हैं हम,
तीसरे वाले को इसको निकालते हैं कि एक हम एलिमिनेट कर पाएँ अभी, तीसरा वाला एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एक बार तो इसको एलिमिनेट करते हैं थर्ड वाले को। अभी हम देखते हैं, पहले दोबारा देखते हैं ऐसे लोग। अच्छा एक भी जाएगा अब तो, एक हमने पहले निकाल दिया था ना। अब देखो सी निकल कर आया है अभी तो। अभी हम क्या देखते हैं, ये वाला भी थोड़ा सा मामला चला गया। अभी हमें हमारे पास क्या बचा है, 4 और 5 बचा है, ठीक है। और ये कैसे बचा है, ये एलिमिनेशन से ही बचा है, भगवान भगवान भरोसे ही बचा है, ठीक है। ये फ़ायदा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या है। 14 में आंसर ठीक है। देखो ये तरीका अपना बेकार नहीं है यार, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से जाओगे तो मुझे लगता है सही होगा। इसमें मैं भी श्योर नहीं था कि आंसर क्या है, मुझे याद नहीं था कि 14 में सी आंसर है। मैं तो आपके सामने निकाल कर लेके आया हूँ, ठीक है। अभी समझ में आया ना। मैं दोबारा से आपको एक बार बताता हूँ कि ये तरीका क्या है। ये तरीका मुझे तो सबसे बेस्ट लगा है कि एलिमिनेशन से जाओगे तो बहुत सारा आपको लाभ होने वाला है। तो जैसे पहले की बात करें, ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है, वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये तो आप तार्किक रूप से सोच सकते हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं ऐसा हो ही है ना कि मतलब ऐसा व्यक्तिगत स्वास्थ्य ध्यान रखने वाले इस पर ध्यान नहीं देते। तो लॉजिकली आप इसको अब तो काटो सही आराम से, कॉन्फिडेंस से काटो ना, ठीक है। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो इसमें 4 तो चलो दोनों में कॉमन हो गया। अब 3 और 5 में से तो हमें चूज करना था ना, ठीक है। तो 3 को हमने एलिमिनेट क्यों कर दिया, क्योंकि पैसेज में क्या लिखा था, व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे लिखा था। तो इसका मतलब पैसेज से बाहर नहीं जाना है। पैसेज क्या कहता है वो आपका आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे आपका फिर क्या हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, तो आंसर अपने आप सी निकल के आ गया। इस बात को समझो थोड़ा सा ना, तो ये आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप कमेंट करके अपनी बात बताया करो मुझे ना, उससे मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि आपसे जुड़ने का मौका मिलता है मुझे। और मैं कमेंट देखता हूँ, सभी बच्चों के कमेंट देखता हूँ, और उससे मुझे नई नई वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। आप लोग बताते हो कि आपको निश्चित रूप से इनसे फ़ायदा होता है, ठीक है। आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो इन दिनों में आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। हालांकि मैं भी थोड़ा थोड़ा इस समय आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, जैसे पैसेज आपके साथ पढ़ लिए, कई सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो उतना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फिर भी कैसे वीडियो बनानी चाहिए। तो आपके जो मैसेज है वो मुझे हेल्प करते हैं कि हाँ इस टाइप की वीडियो बननी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं पैसेज और देखते हैं। खूब सारी प्रैक्टिस करो इसमें, पैसेज में तो देखना आप इस बार आप मज़े करोगे एकदम। एग्जाम में बस यही कॉन्फिडेंस रखना कि जो हमने सीखा है, जो हमने मेहनत की है, जो हमने प्रैक्टिस की है, उससे बाहर कुछ नहीं है यार। आपकी आपकी मुट्ठी में है सब कुछ, ठीक है। आपकी दिमाग में है, आपके दिल में है। ये पैसेज देखना, ऊर्जा और जलवायु संबंधी वाला, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हो। चलो देखते हैं इसको, कि ऊर्जा और जलवायु संबंधी नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण आसन भविष्य का सामना कर रहा है। देखो अभी भारत की बात चल रही है। अब कई स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जिसमें भारत का नाम होता है, लेकिन पैसेज में तो भारत की बात ही नहीं की गई, हमारे देश की बात ही नहीं की गई। तो हम क्यों ज़्यादा सोचें उसमें, तो इसमें बात की गई, ध्यान रखना। और इसमें क्या, जीवाश्म ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में अस्थिरता, कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें चुनौतीपूर्ण समस्याएं सामना करना पड़ सकता है इनका। थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा पॉलिसी बनाते समय। तो ऊर्जा और जलवायु संबंधी नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण निकट भविष्य का सामना कर रहा है, ठीक है। और वो कौन सी समस्या है, जीवाश्म ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में अस्थिरता, कई बार समस्या आती है, सप्लाई चेन की बात आती है। सबसे गरीब लोगों तक हमें क्या पहुंचाना है, बिजली पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, आधुनिक ईंधन की सीमित पहुंच भी है। अस्थिर क्या होता है, वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन के आयात में वृद्धि, ठीक है। कई सारे संकट हैं। और बिजली के निरंतर मूल्य निर्धारण और शासन की चुनौतियों के फलस्वरूप बिजली की अत्यधिक कमी और अतिरिक्त आपूर्ति, केवल यही नहीं, भूमि जल वायु पर बढ़ता हुआ पर्यावरणीय विवाद। किंतु ये सब इतना निराशाजनक भी नहीं है। एक तरफ समस्याएं हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड भी है, कि अब क्या हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कि बढ़ते हुए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम हम अपना रहे हैं, एकीकृत शहरीकरण और परिवहन नीति पर हम चर्चा कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग आप कह सकते हो प्रैक्टिकल रूप से इसे लागू कर रहे हैं, ऊर्जा तक पहुंच है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ ठोस प्रयास भी किए जा रहे हैं, नवीनीकरण ऊर्जा हेतु साहसिक पहले भी जारी है। भले ही इनकी पूरी संकल्पना तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड तो आप देख सकते हो ना, आशावादी नजरिया देख सकते हो। तथापि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करते हैं। देखो हमारे देश के आप कह सकते हो किस पे बात चल रही है, बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ बात चल रही है। चुनौतियां नो डाउट है, जलवायु परिवर्तन एक संकट पैदा कर सकता है, ठीक है। हाँ हमें सस्टेन डेवलपमेंट हासिल करना है, तो उसके लिए सामने चुनौतियां, तो हम काम भी कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हैं हमें क्या करना है, पैसे के आधार पर क्या करना है, सर्वाधिक निर्णायक संदेश को आपको चूज करना है। वीडियो को पॉज करो जल्दी से, अपना क्वेश्चन चूज करो आराम से। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके ऐसा किया होगा, इससे बहुत फायदा होगा। तो पहला कि भारत की ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंतर संबंधित है। तो थोड़ा सा तो है, हाँ मतलब थोड़ा सा ये भी है, थोड़ा एक एक्सट्रीम वर्ड भी इसमें आ रहा है, सदैव जटिल है। अभी छोड़ लेते हैं, निश्चित रूप से जटिल तो है, समस्याएं हैं। तो भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति सधारणीय विकास के लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत है। यहाँ पे देखो अत्यधिक सुसंगत तो नहीं है,
मतलब अत्यधिक का मतलब तो परफेक्ट हो जाता है ना, कि जो हमारी पॉलिसी है इसको लेकर अत्यधिक सुसंगत है। ये भी एक सोचना पड़ता है, एक्सट्रीम सिचुएशन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो उसको आराम आराम से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं इसमें इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज हेविली, मतलब बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है ना इस प्रोडक्ट पे, तो इसको सामान्यतः मैं ऐसे को गलत काटता हूँ, लेकिन कब गलत निकालता हूँ, जब ऐसा लगता है कि हाँ होना चाहिए, पैसेज में हमने पढ़ा है। ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, तुक्केबाजी नहीं करते हैं, तार्किक रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्यवाही इसकी व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण लक्ष्य के अनुकूल नहीं है। तो ऐसा तो क्यों नहीं, क्यों काटेंगे इसको, पॉजिटिव बातें की गई है पैसेज में, अनुकूल है मतलब कोशिश की जा रही है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट इसको काट दो। भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख और मांग पक्ष की उपेक्षा करती है। तो ऐसा कहाँ करती है, कोशिश जारी है ना। और वैसे भी उतना ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं की गई है। अब देखो ये अपने आप बचा है। देखो ये वाकई ऐसा होता है, कई बार प्रथम दृष्टया हमें ये ऑप्शन पसंद नहीं आता है कि यार होगा नहीं होगा। तो जहाँ पे आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आते हो, छोड़ दो एक बार। यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो भारत की ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने पहले भी छोड़ा था शुरुआत में। अभी इन सबको एलिमिनेट हमने क्यों किया था? ठीक है, एलिमिनेट इसलिए किया था, हमारे पास वजह थी उसको एलिमिनेट करने की। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया जा रहा था। सेकंड वाला नेगेटिव स्टेटमेंट था। फोर्थ वाला ज़्यादातर इसको इतना मांग पक्ष इसको लेकर बात नहीं की गई थी, विशेषकर किसकी बात की गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएं, चुनौतियाँ इनकी बात की गई थी। तो आराम से इनको आप निकालो, यही मेरे हिसाब से तरीका बेस्ट है। बाकी आपको ये भी बता दूंगा कहाँ फंसोगे, कुछ क्वेश्चन में आप फंसोगे, पक्का फंसोगे। ठीक है, आप गलत भी करोगे उनको, लेकिन फिर वहाँ से सीख सकते हो। ये आसान वाला है। नेक्स्ट जो है एंटीबायोटिक्स वाला, बहुत ही आसान है। इससे पैसे 2-3 बार पहले भी आए हैं, पहले भी ऐसा लगता है पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेची जाने वाली जो कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ हैं, वृद्धि कारक, ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में कुकुट, पोल्ट्री और अन्य पशुधन को खिलाई जाती है। इन औषधियों के अति प्रयोग से क्या हुआ है, इससे सुपर बग और रोगाणु उत्पन्न हो गए हैं या हो सकते हैं, जो बहु औषधियों के लिए प्रतिरोधी हो और जो मनुष्य के में भी प्रवेश कर सकते हैं। कई सारे आर्टिकल हमने ऐसे देखे हैं। इससे सचेत होकर कुछ कुक्कुट पालन कंपनियों ने कुक्कुटों का तेजी से वजन बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग बंद कर दिया है। 1990 के दशक में देखें तो डेनमार्क ने प्रतिजैविक वृद्धिकारक के प्रयोग पर रोक लगाई थी। प्रमुख शुक्र मांस निर्यातक का भी कहना है कि अधिक संख्या में शुक्र पैदा हो रहे हैं और पशुओं में रोग भी कम हुए हैं, तो इनको बैन करने से कुछ मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर आई है। तो सर्वाधिक निर्णायक ये क्या है, संदेश क्या है इसमें, क्या है, लोगों को पशुपालन उत्पादनों के सेवन करने से बचना चाहिए। पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल तार्किक रूप से काट दो, पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्यों भाई, हम क्यों बोले ऐसा? पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पर पौधों के उत्पन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, ये भी लॉजिकल नहीं है। पशुओं पर प्रतिजैविक औषधियाँ क्यों प्रयोग, इस पर क्या है, प्रति एंटीबायोटिक्स के प्रयोग प्रतिबंध होना चाहिए। जब वो बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे फिर, कुछ दवा तो यूज में लेनी पड़ेगी ना, ये भी नेगेटिव है। अपने आप डी बचा, प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए ही किया जाना चाहिए। ये देखो निकल के आया है। आराम से 3 स्टेटमेंट नेगेटिव थे, निकाल दिए, पॉजिटिव रहा एक जिसकी बात की गई है। यही तरीका आपका ठीक है। 22 में डी। ठीक है, 22 में डी हो गया। आगे देखते हैं, और कमेंट करके बताना कि आज कितने सही हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन है टोटल 27-28 मैंने गिने नहीं है, लेकिन आप बताना कितने, जो जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिए कितने आपके सही हुए हैं। और समय कोई चिंता मत करो, 1 घंटा भी लगता है इनमें एक बार के लिए, बाद में प्रैक्टिस करके इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ये पढ़ो आप, पैसेज देखो जनसंचार वाला, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लो पहले। नीति निर्माता और जनसंचार माध्यमों मीडिया ने खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया है। ईंधन की उच्च कीमतें, नो डाउट आप जानते हो ना, सप्लाई चेन की बाधाएं हो जाती है कई बार। ईंधन की समस्या, उच्च कीमतें होगी तो खाद्यान्न पर भी इसका नेगेटिव, या आप कह सकते हो इन्फ्लेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ईंधन की उच्च कीमतें, प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों में खराब मौसम। ठीक है, तो सप्लाई चेन बाधा होगी, डिमांड सप्लाई का नियम काम करेगा। इसके अलावा कुछ खाद्येतर पदार्थों के उत्पादन के लिए भी भूमि का उपयोग है। आपने देखा ना आजकल खाद्यान्न की बजाय कुछ ऐसी कॉमर्शियल फसलें ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे भी ऐसा हो सकता है कि खाद्य फसलों की जो है कमी हो सकती है और डिमांड बढ़ सकती है, और डिमांड से क्या फिर क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। बेसिक इकोनॉमी। ठीक है, फिर भी सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है।
ठीक है। सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। कई सारे कारक कैसे बताएं। अब लेखक की पूर्व धारणा देखो क्या है। क्वेश्चन आराम से वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट लो। पहला वाला क्या है कि खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण तेल उत्पादक देश है। ये लॉजिक कहाँ से हुआ भाई, तेल उत्पादक देश कैसे हो सकते हैं। आप इसमें ये बोलते कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें, भाई खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण होता तेल की बढ़ती हुई कीमतें, तो फिर क्या होता, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता। तो उत्पादक देश वाला आप इसको आराम से निकाल दो, बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है। यदि निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो ये उभरती अर्थव्यवस्था में होगा। इंग्लिश वर्जन देखो, इफ देर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमी। ये कह रहा है ऐसा संकट आएगा तो वो वहीं होगा, इमर्जिंग इकोनॉमी में होगा। कैसे होगा भाई, कैसे कह सकते हैं हम, भविष्य की बात का हम कैसे आंकलन करेंगे। ये बात पैसेज में ये बात जरूर की गई है। आप देखो इसमें बच्चे पक्का कन्फ्यूज आएंगे। पहला वाला स्टेटमेंट तो आराम से आप काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में आप थोड़े से परेशान हो जाओगे। सेकंड वाले में आपको ऐसा लगेगा उसमें बात की गई है, तो बात वैसे नहीं की गई है। आप तार्किक रूप से सोचो, उसमें बात जो की गई है उसमें तो ये बात की गई सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों की मांग पर वृद्धि। अभी जो बात चल रही है, तो भविष्य में इसका आंकलन कैसे करेंगे हम, भविष्य में से आंकलन कैसे करेंगे कि सर्वाधिक आबादी वाली इसमें संकट आएगा। ठीक है, तो इसको भी आराम से काट दो, आंसर डी। तो ध्यान रखना, टिके रहना अपने उस सिद्धांत पर, तार्किक वाले सिद्धांत पर, कि मैं तो जो लॉजिक वाली चीज़ें होगी उन्हीं को करूँगा या करूँगी। ठीक है, 23 में आंसर क्या है, डी आंसर है। ठीक है, ये पेशेज देखो, आधुनिक विकास अर्थशास्त्र का मुख्य संदेश आय में वृद्धि को महत्व देना है। ठीक है, लॉजिकल चीज़ों पर ध्यान देना। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, बच्चे बोलेंगे क्या लेके बैठ गए, लेकिन इसलिए लेके बैठ गए कि यही आधार है। और एप्टीट्यूड, इसका मतलब एप्टीट्यूड यही होता है। ठीक है, आपका कितना आप तार्किक रूप से चीज़ों को सोचते हो, यही आपका एप्टीट्यूड कहता है। और इस पेपर का नाम भी आप जानते हो, यही एप्टीट्यूड वाला है। चलो पढ़ते हैं इसको। आधुनिक विकास अर्थशास्त्र का मुख्य संदेश है आय में वृद्धि को महत्व देना है। हमने कई बार देखा ना कि न्यूज़पेपर में भी ऐसे आर्टिकल आते हैं कि हम केवल जीडीपी की बातें करते रहते हैं, है ना। जीडीपी की बातें करते हैं, आर्थिक वृद्धि की बातें करते हैं, या इनकम की बातें करते रहते हैं कि किसी देश में इनकम बढ़ती है तो वो देश ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो कई बार उन पर आरोप लगते हैं कि आप सस्टेन डेवलपमेंट की बात करो, है ना, सतत समावेशी विकास की बात करो, जिसमें गरीब आदमी भी आगे बढ़ पाए, उसकी भी इनकम बढ़ पाए। ठीक है, तब तो जाके मानते हैं कि एक देश, अच्छा ये भी आपने देखा होगा ना कि एक देश डेवलप कब होता है। आपने मोस्ट ऑफ जो विकसित राष्ट्र देखे हैं, यूएस वगैरह देखे, उनमें देखोगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे थोड़ा सा लोगों की जो इनकम है, चाहे आप नीचे की गरीब आबादी भी देखोगे ना वहाँ पे, या तो कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी। ठीक है, हालांकि हो सकता है एक समय के दौरान एक विकसित राष्ट्र में भी बेरोजगारी गरीबी बढ़ जाए, उसके कई कारक हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं ना कि कोई विकसित राष्ट्र है, जैसे हम यूरोपियन राष्ट्रों को देखते हैं, जितने भी डेवलपमेंट के मानक आते हैं उसमें आगे नजर आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सब आगे नजर आते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं सस्टेन डेवलपमेंट है, और वो विकसित राष्ट्र का एक प्रमुख आधार होता है। वहाँ पे किस प्रकार इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब चीज़ें इसमें मानक होते हैं। ठीक है, तो ये समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को। आधुनिक विकास अर्थशास्त्र का मुख्य संदेश होता है आय में वृद्धि को महत्व देना है, जिसका आज से है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि से सिद्धांत है। बढ़ती हुई जीडीपी रोजगार और निवेश के अवसर सृजित करती है। ठीक है, उसका भी फर्क पड़ता है, नो डाउट। जीडीपी जब आगे बढ़ती है तो उसका रोजगार और निवेश में फर्क पड़ता है। जब किसी देश की आय में वृद्धि होती है जिसकी जीडीपी का स्तर कभी निम्न था, तब परिवार, समुदाय और सरकार अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कुछ निधि को अलग रखने में उत्तरोत्तर समर्थ होते हैं। आज विकास शब्दावली डेवलपमेंट लेक्सिकॉन में जीडीपी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है कि यदि कोई आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करता है तो हम जान जाते हैं कि उसका से जीडीपी में वृद्धि से है। ठीक है, नॉर्मल आप बातें समझ गए होंगे लेख क्या कहना चाह रहे हैं लेखक। तो इसमें क्या, पूर्व धारणा, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से पूर्व धारणा बनाई गई है। तो पहली पूर्व धारणा क्या है, बढ़ती हुई जीडीपी किसी देश को विकसित देश बनाने के लिए अनिवार्य है। देखो यहाँ पर हम कह नहीं सकते इस बात को कि मतलब किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है। जैसे हम विकासशील राष्ट्रों की बात करें, ठीक है, अभी जैसे भारत है या बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन राष्ट्र हैं जो भी विकासशील राष्ट्र हैं, उनकी जीडीपी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो वो एक समय विकसित बन सकते हैं, लेकिन अनिवार्य जैसा कुछ नहीं है। यहाँ बात किस को ध्यान में रखना है, सस्टेन डेवलपमेंट या बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जो एक देश को विकसित राष्ट्र बनाते हैं, वो उसके बहुत सारे कारक होते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आगे क्या है, बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का, ये कह नहीं सकते। मतलब तो दोनों स्टेटमेंट आपके कट जाएंगे। हो सकता है जब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया हो तो इसमें से आपने पहला वाला सही माना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जब लॉजिकल चीज़ों को सोचोगे ना कि ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है। और पैसेज में उतना इस पर जोर भी नहीं दिए गए। आप देखोगे तो विकसित राष्ट्र का उतना बात नहीं की है, पैसेज को थोड़ा ध्यान रखना। तो बढ़ती हुई जीडीपी किसी देश को विकसित देश बनाने के लिए अनिवार्य, लेखक ने ऐसा कोई ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है, विकसित राष्ट्र की लेखक ने ज़्यादा बात ही नहीं की है, तो वैसे भी आप इसको काट सकते हो। तो आंसर क्या आ रहा है? डी। ठीक है, चॉइस में डी सही है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पैसेज है, जल्दी से करो इसको। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, छोटे वाले पैसे ज़्यादा गलत होते हैं ज़्यादा उलझाते हैं। आपको लगता है जल्दी से कर लेंगे, उस चक्कर में थोड़ा समझने का कोशिश करना। और देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तथाकथित धार्मिक संप्रदाय के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आंकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो। मतलब जैसे आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय से संबंध करते हैं, आपसे पूछेंगे तो आप उनकी अच्छा ही गिनाओगे, नो डाउट। और किंतु यदि दूसरे के धर्म का आंकलन करते हैं तो वहाँ ऐसी कई बार संभावना रहती है कि हो सकता है हमारी राय गलत हो या सही हो, जो भी है। तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो। लेखक की ये बात है, देखो लेखक अपनी पूर्व धारणा लेके ये बात कर रहा है कि मोस्ट ऑफ क्या है कि हम किसी से पूछते हैं तो वो अपने धर्म की बड़ाई करता है, अच्छा ही बताता है। दूसरे धर्म के बारे में पूछते हैं तो वो क्या करता है, उनकी मतलब कोई बात उतनी सही नहीं बताएगा। ये लेखक की पूर्व धारणा है, लेखक ऐसा बोल रहा है या लेख ऐसा बोल रहा है। और इसलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही या संपूर्ण विश्व गलत है, मतलब सही से मतलब वो नहीं है, मामला बनता नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक तर्क संगत पूर्व धारणा। जल्दी से पोज करो, अटेम्प्ट लो इसको। ठीक है, चलो अटेम्प्ट लेते हैं। उपयुक्त परिचय दिखाता है। सर्वाधिक तर्क संगत पूर्व धारणा कौन सी हो सकती है? यहाँ पर दिखा है सर्वाधिक तर्क संगत, और वो भी पूर्व धारणा हो सकती है। चलो, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अन्वयी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वैसे भी काट तो लॉजिक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म धार्मिक संप्रदाय का प्रचार करे। लेकिन ऐसा कहाँ कह रहा है कि अपना व्यक्ति करे, प्रचार करे? धार्मिक संप्रदाय में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एक संभावना है। क्यों संभावना है? कि वो क्या बोल रहा है कि दूसरे वाले की, फिर क्या बोल रहा है कि उतनी वो बड़ाई नहीं करेगा, वो थोड़ी संभावना रहती है बुराई करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि हम धर्म को ऊपर रखते हैं, है ना, जो मानवीय एकता है, या उनको तो उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो ये ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट ऐसा है जो पैसे से बाहर बाहर नहीं है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते हैं। अब देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वैसे भी आप जब एलिमिनेशन से जाओगे तो आपका आंसर सी नजर आएगा, और दूसरे तरीके से सोचोगे तो भी नजर आएगा, तार्किक रूप से, है ना। तो 31 में आंसर क्या है? ये तरीका मुझे सही लगा है कि आप यदि एलिमिनेशन से जाते हो, ठीक है, एलिमिनेशन से जाते हो तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इसी में होगा, आप इसको ऐसे बिना सोचे समझे करते तो हो सकता है फंस जाते, लेकिन आप तरीके से आगे बढ़े तो आपको मज़ा आता। इसको देखते हैं नेक्स्ट, जो 32 वाला पैसेज, इसको देखेंगे। चलो पढ़ते हैं। ये निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि की अवहेलना तथा उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता पर उतना नहीं मढ़ा जा सकता जितना कि उस अधिराज्य डोमिनियन की बुरी स्थिति पर। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अभी तो उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। हम जानते हैं पहले मनुष्य ऐसे जंगलों में रहता था, कोई राज्य नाम की चीज़ नहीं थी, कोई कानून नहीं था, तो वो अपने हिसाब से रहता था। लेकिन जैसे ही एक राज्य समाज की कल्पना होती है, निर्माण होता है, तो फिर कहीं ना कहीं कानून आ जाते हैं और नागरिकता भी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं, और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है और किसी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो ये निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से न तो प्रयास किए हैं और न ही पूर्व विचार करके अपनी विधि बनाई है, और इसलिए वह राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकार को बेहतर बनाने में विफल रहा है। देखो आप समझ गए ना, आप राष्ट्रमंडल को छोड़ दे, एक राष्ट्र की बात कर लो। चलो कि ये एक विशेष राष्ट्र की बात कर रहा है जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जहाँ पे कानून वगैरह सब ये बातें होती है, तो वो राष्ट्र की ही परेशानी ज़्यादा है उसमें। तो जल्दी से आपको मैं इसमें दे रहा हूँ 20 सेकंड दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए 32 के लिए 20 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से कर लो। चलो आपने किया होगा, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष यानी पैसेज को ध्यान में रखना है, भाव को। प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य हैं।
तो ऐसा नहीं कह सकते ना, अपर्यायी कैसे है। किसी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए संप्रभु उत्तरदायी होता है, न कि जनता, ना ऐसा नहीं है। देखो सभी समस्याओं के लिए केवल संप्रभु या राष्ट्रीय जिम्मेदार नहीं होगी या सरकारी जिम्मेदार नहीं होगी, दोनों मतलब कोई भी हो सकता है सर, जनता भी हो सकती है। तो ये भी एलिमिनेट कर दिया। वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और जिसके पास सुनागरिकता, गुड सिटीजन के लिए एक विधि है। देखो ये तो ऐसा आप पॉजिटिव महसूस करोगे इस स्टेटमेंट को लेके, हाँ यार पैसेज इसी का तो था। लोगों द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित करना असंभव है, ठीक, कट दिया। मतलब नेगेटिव चीज़ों को काट दो, जो तार्किक नहीं है उनको काट दो, आंसर निकल के आया। ये वैसे लग भी रहा था लेकिन पहले इसको हमने टिक नहीं लगाया जब फोर्थ वाले स्टेटमेंट को देखा है। ठीक है, आराम से हो गया ना, ये तो सबने सही किया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, इतना टफ नहीं था, इजी वाला था ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैसेज आप आराम से पढ़ो। ठीक है, असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक का उल्लंघन करती है कि सभी नागरिक समान है ना। जैसे हम जानते हैं ना कि एक राज्य होता है या लोकतंत्र होता है, उसमें क्या होता है कि संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये नॉर्मल होता है ना कि असमानता फिर क्या करती है, हमारे जो संवैधानिक मूल्य है उनका उल्लंघन करती है या लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो ऐसे समझना आपको। समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत विशेषताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच होती है। ठीक है, समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत विशेषताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच होती है जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। यदि हम नैतिक दृष्टिकोण या मूल्यों की बात करें तो फिर तो वहाँ पे मतलब आप बात कर सकते हो कि असमानता होनी नहीं चाहिए। मतलब मूल्यों की नैतिकता की बात करें तो समानता सबसे ऊपर आती है, चाहे वो किसी प्रकार का फिर भेदभाव का आप कह सकते हो, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहती है, भेदभाव का अंत वहाँ पे हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि प्रजाति, जाति, लिंग और सजातीयता, निष्पक्षता वर्ग जैसे आधारों पर निष्पक्षता या वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं है। ये विचार कि व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इस कारण से कि उनमें से कुछ एक व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषताएं अथवा प्रतिभा होती है। देखो इसमें ये बात की गई, चाहे मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब लोग समान है, कुल मिला के बात ये की गई है। थोड़ा पैसेज जब मैंने पढ़ रहा था, इसको पढ़ने में थोड़ी सी जटिलता आई थी, इसको अजीब सा लग रहा था, क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप भी इस चीज़ को महसूस करो कि कुछ पैसेज की लाइनें समझ में नहीं आती है, लेकिन बढ़ते रहो आगे, पजना मत, उसमें क्या बोलते हैं, फंसना मत। सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि यार वो फंस गया, या क्या बोलते हैं, ज़्यादा इंगेज हो गया उसमें। ठीक है, हम इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है बार बार पढ़ने से, इतना पढ़ने से अब बोला नहीं जा रहा है, कुछ वर्ड अजीब से निकलेंगे अब कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करना। कुछ एक व्यक्ति कुशल, ठीक है, इसको समझ लिए हम, और बल्कि इसलिए भी कि वे सभी मनुष्य हैं और अब सामान्य राजनीति का अंग बन गए। तो ये समझ गए ना आप। कुल मिला के इस पर बात की गई है, समानता की बात की गई। अब इसको हम पूर्व धारणा के हिसाब से इसको निकालेंगे। ठीक है, समानता लोगों के लिए समाज के बहुविध व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की पूर्व अपेक्षा है। एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसको तो एक ही तरीका है कि एलिमिनेट करके निकालो बस। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। वैसे एक दृष्टिकोण से देखें तो हानिकारक होता ही है, असमानता लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है, इसको भी छोड़ दो, कोई तो ऐसी चीज़ आएगी जो आपको हेल्प करेगी। देखते हैं आगे। सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ये नेगेटिव आ गया ना, कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट है। सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? लोकतंत्र में किया तो जा सकता है। देखो मुझे तो ये लग रहा है, अभी मुझे आंसर नहीं पता, इसका नहीं याद है आंसर। ठीक है, तो इसको मैं एक बार के लिए एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर ये दो चीज़ें एलिमिनेशन से आ रही है कि तीसरे को निकाल रहा हूँ कि नेगेटिव बात कर रहा है, देखो इसको निकाल दिया है, तीसरे वाले की वजह से निकाला। अब देखो एक मुझे थोड़ा सही लग रहा था क्योंकि पैसेज में सही था, एक अपने इस एलिमिनेशन के हिसाब से भी एक बच रहा है, अभी लेके चलते हैं कि एक सही है। अब आगे बात करते हैं, अभी हम दो पे बात करते हैं, है ना। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए क्या हानिकारक है? क्या पैसेज में ऐसी बात की गई है? चलो इसको देखते हैं। समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। देखो ये पैसेज में था, पैसेज में बात की गई नैतिकता की, और बात की गई कि किस दृष्टिकोण से हमें समानता की अधिकार की बात करनी है। तो इन दोनों में से आप चुनोगे, चार
2 और 4 में से चूज करोगे तो ज़्यादातर पेशेज में ये बात ही की गई है ना कि समानता का अधिकार हमारे मूल्य नैतिकता की उन्होंने बात की है वहाँ पे। तो जो आंसर सही लग रहा है सी। ये फंसाने वाला था थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी आप थोड़ा सा आते, मतलब जैसे ये वाला था कि कौन सा वाला, ये थर्ड वाला निकालते तो फिर आपका आसान हो जाता आपका। फिर आपके ए और सी तो बच रहे हैं ना, तो ए और सी और बच रहे, तो इनमें से आपको जो बेस्ट चूज करना है, 2 चूज करना है या 4 चूज करना है, ये आपको देखना है। समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। देखो ये सही है, क्योंकि ये तो बात चल रही थी पूरे पैसेज का, सार ही ये था कि समानता को हमें मतलब इग्नोर नहीं करना है, उसको हर समय अपने दिल में, मूल्यों में, राजनीतिक शब्दावली में, हर जगह उसको लागू करना है। ये पैसेज का सार था, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। अभी आंसर इसका चेक कर लेते हैं, मैं भी श्योर नहीं इसका आंसर क्या होगा। 33 ठीक है, 33 सी। देखो यार ठीक है, तरीका सही है करने का, आप इसी तरीके से करना, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है, आप लोग भी बताना आपका कैसा रहा इसका। थोड़ा सा परेशान हुए होंगे इस पैसेज में, थोड़े से समझने के स्तर पर दिक्कत आई, वो भी लैंग्वेज की वजह से, थोड़ा जो इसका ट्रांसलेट है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। अभिजातीय मतलब थोड़ा सा इलीट वर्ग, या ऐसा लग रहा है ना कुछ लोगों का शासन कह सकते हैं। अल्पतंत्रीय शासन तात्कालिक धन की प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को नष्ट कर लेता है। अल्पतंत्रीय शासन यानी कुछ लोगों का शासन, इसमें भी हो सकता है कुछ पावरफुल जो जिनके पास पैसा दिखे वो लोग शासन करें। ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना इसके। यहाँ तक कि लोकतंत्र के अतिरिक्त से भी लोकतंत्र भी स्वयं को नष्ट कर लेता है। एक बात चीज़ आपने नोटिस की ना, यहाँ पे चाहे अभिजातीय शासन हो, चाहे अलतंत्री शासन हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, यहाँ पे लेखक सबकी कमियां गिना रहा है कि कोई ना कोई समस्या है इनके साथ में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये पेशेज का क्या है, कोर एरिया है। ठीक है, तो इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने सबको समान अधिकार है। प्रथम दृष्टि में यह सुखद व्यवस्था है, लोकतंत्र की बात चल रही है, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते हैं कि वे उत्तम शासक और सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन कर सकें। लोगों में ये समझ नहीं होती कि वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक उनको कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासन और स्वेच्छा शासन होता है। ऐसा लोकतंत्र मतलब ज़्यादा फोकस लोकतंत्र पे किया है, बाकी कौन किसकी चर्चा की गई है, कुछ लोग जो है ना, क्या नाम है उनका, अभिजातीय शासन यानी कि चर्चा की गई है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा कथन उपयुक्त परिचय के सर्वाधिक रूप से आप कह सकते हो संदेश को देता है या मर्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो पहला क्या है, मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। एक मन में आ सकता है कि हाँ अलग अलग बातें हुई है, तो हो सकता है अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्ष हो सकता है। ये तो था ना, ये तो था, इसको भी छोड़ते हैं एक बार। सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण, ये आप जानते हो प्रैक्टिकल नहीं है। शासन का अस्तित्व एक अप्रिय बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूप में निरंकुशता, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब 2 बजे, 2 में से जो बेस्ट पैसेज का था कि शासन के जितने भी रूपों की चर्चा की गई उनमें कुछ ना कुछ आप कह सकते हो एक समस्या हो सकती है। तो बी आंसर बेस्ट निकल के आ गया आपका, बी 34 में बी। ठीक है, सही आंसर है। तो ये ऐसा होता है, थोड़ा सा एलिमिनेशन से जाना, 2 में से समस्या आएगी तो बेस्ट चूज करना कि यार ये पैसेज का सार कौन सा था, उसमें ज़्यादा बातें किस पे की गई है। ये नैसर्गिक राज्य वाला, ये देखना 41 वाला जो क्वेश्चन है, पैसेज देखना 41, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। देखो पूरा पूरा बनाएंगे आज, पूरे पैसे छोड़ेंगे नहीं है ना, एकदम धैर्य, जब मेरे में धैर्य है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप भी थोड़ी कोशिश करना, साथ निभाओ यहाँ तक। ठीक है, कोशिश करो, पूरा देखो वीडियो को। तो नैसर्गिक राज्य में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं हो सकता जिसे सामान्य सहमति से अच्छा या बुरा कहा जा सके। ठीक है, प्राकृतिक राज्य की बात कह रहे हैं हम कि जब प्राकृतिक राज्य, जब मानव आप कह सकते हो राज्य नहीं था, वो ऐसे ही जंगल में रह रहा था, उसकी थोड़ा हो सकता है प्राकृतिक राज्य, ऐसी कुछ भी विद्यमान नहीं जिससे सामान्य सहमति से अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो नैसर्गिक राज्य में रहता है वह केवल अपने ही लाभ का ध्यान रखता है। ठीक है, एक प्राकृतिक राज्य है। ठीक है, कैसे बना प्राकृतिक राज्य, और वो अपनी पसंद के अनुसार जहाँ तक उसके अपने लाभ का संबंध है अच्छे बुरे निर्णय लेते हैं, और स्वयं को किसी भी विधि या लॉ के अंतर्गत अपने सिवा ने किसी के प्रति उतराई नहीं मानता है, और इसलिए नैसर्गिक राज्य में अपराध की कल्पना नहीं की जा सकती है। केवल सिविल राज्य में ही ऐसा संभव है कि जहाँ सामान्य सहमति से अच्छे या बुरे का निर्णय किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राज्य के प्रति उतराई मानता है। ठीक है, करते हैं, समझ में आया। एक नैसर्गिक राज्य, एक जो सिविल राज्य है, जो आधुनिक राज्य है, इनकी बात की जा रही है, जहाँ पे लो कानून व्यवस्था संविधान व्यवस्था है, वहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर मूल विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ठीक है, मूल विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या सही है क्या गलत है, ये उदाहरण राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में है। क्या सही है या क्या गलत है, ये उदाहरण राज्य, आधुनिक राज्य की, ठीक है, हो सकता है एक पॉइंट। क्या सही है गलत है, इसके इस बारे में जब तक कोई शासक प्रतिनिधि का निर्णय नहीं लेता है, कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। नैसर्गिक राज्य में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, ऐसा भी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, ये विचार मानव जाति की उत्तराधिकार के लिए आवश्यक है, ये भी नहीं सही नहीं है। क्योंकि बात किसकी की जा रही है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो तो उस राज्य के मतलब कह सकते हो ना कि राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में है, जो आधुनिक राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, 41 में, ठीक है, ये इजी वाला ही था, इजी कह सकते हैं इसको, इतना कोई टफ नहीं था ये। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये डिजिटल वाला, ये देखते हैं, आराम से पढ़ो आप। तो निकट भविष्य में क्या हो रहा है कि कह रहा है निकट भविष्य में हम कई नई प्रौद्योगिकियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट विज्ञान, रोबोटिक्स, 3D विनिर्माण और ग्राहकों की मांग के अनुसार निर्मित जैविक और औषधीय उत्पादों, घातक स्वचालित शस्त्रों और चालक खरीदकारों का बढ़ता प्रमाणीकरण, कमोडिफिकेशन देखेंगे। मतलब समझ गए आप इस चीज़ को, जो अभी चल रहा है, अभी इनकी काफ़ी बातें कर रहे हैं। इससे विकट समस्या उत्पन्न होगी, विकट समस्या उत्पन्न होगी। इस नैतिक प्रश्न का प्राय विचार किया गया है कि चालक रहित कार, नियम न मानने वाले पदातिक जैव वोकर को टक्कर मारने और एवं अचानक एक और मुड़कर कार को क्षतिग्रस्त करने के बीच निर्णय कैसे लेगी। इसका उत्तर दोनों है। सरल, सरल क्या है, मानव जीवन को बचाना है। क्योंकि हमने कई बार देखा ना, आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे या मूवीज़ देखी होगी आपने, जहाँ पे जो ड्राइवरलेस कार होती है उसका टारगेट क्या होता है, वो मानव को बचाना चाहती है। और साथ में जटिल भी है कि कितने कोण पर उस कार को मोड़ना चाहिए। क्या केवल उस नियम को न मानने वाले पदातिक को बचाने पर, या उससे अधिक। यदि देखो, अजीब सी लैंग्वेज है, लेकिन चिंता मत करना, ऐसे पैसेज में अभी आपको मज़ा आएगा जब इस पैसेज को देखोगे ना, क्वेश्चन को एकदम, इतना डरने की नीड नहीं थी इस पैसेज में। यदि चालक रहित कार डब्लिन में होगी तो निर्णय कौन करेगा। कई सारे ऐसे जटिल मुद्दे हैं। उसका निर्णय आयरिश सरकार करेगी, या कैलिफोर्निया में मौजूद कार का जो कोड जिसने लिखा है वो करेगा, या फिर हैदराबाद में जो सॉफ्टवेयर उसका प्रोग्रामर है वो करेगा, या कार का अनुरक्षणकारी सौंपा गया है। यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम फाइन प्रिंट होंगे, तो यह पारराष्ट्रीय ट्रांसनेशनल निर्णयों के सहित बीमा और निवेश संबंधी निर्णयों को किस तरह प्रभावित करेगा। कुल मिला के कुछ मुद्दे हैं, कैसे उनको सुलझाया जाएगा, ठीक है, उनके पर बात चल रही है। तो उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकपूर्ण, युक्तियुक्त, व्यवहारिक और निहितार्थ को दर्शाते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अब देखो, एक एक्सट्रीम सिचुएशन है कि अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है, ऐसा नहीं है यार। मतलब वैश्वीकरण तो ठीक ही है, और ये अत्यधिक वैश्वीकरण की बात चल रही है ना। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि नहीं। तो इसमें से जो आप देख सकते हो कि जैसे एक और बात है, वैश्वीकरण जैसे अत्यधिक हो चाहे कम हो, वैश्वीकरण तो वैसे ठीक है, संपूर्ण वर्ल्ड क्या बनता है, ग्लोबल विलेज बन जाता है, तो उसके लाभ मिलते हैं सभी को ना। तो अत्यधिक वैश्वीकरण को होना कोई बुराई बात नहीं है ना, कोई बुरा नेगेटिव सेंस यहाँ लग नहीं रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गैर तार्किक है। ठीक है, एक को निकालो, जहाँ जहाँ एक है देखो, अपना आंसर इजीली निकल के आ गया। अब इनको भी पढ़ सकते हो, आपको लगे कि हाँ देखना है, इनको चीज़ चेक करना है, तो इनको भी देख सकते हो। बाकी मोस्ट ऑफ अपना आंसर निकल के आ गया, यही ध्यान रखना है। ठीक है, इसी चीज़ को सीखना है कि ऐसे ही हमें एलिमिनेट करके अपना आंसर निकालना। अब वैसे चाहे कितना ही टफ हो, समझ में नहीं है, फिर भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्वेश्चन के अंदर कि आप आराम से उसको एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। तो घबराने की नीड कहाँ पे है, क्यों तनाव ला रहे हो, है ना, क्यों सलवटे ला रहे हो चेहरे पे या माथे पे। आसान है इसको करना। 42 में आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 42 में सी। ठीक है, देखो एक ये तरीका है करने का, इसी के अनुसार आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी एक अच्छा पैसेज है, बहुत ही प्यारा पैसेज है, इसको देखो। ये भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, तो इजीली कर सकते हो इनको। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता कोड के अनुसार भारतीय बैंकों के दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए, जो तो वह एनपी की स्थिति को कुछ सीमा तक नियंत्रण करने में सहायक हो सकता है। ये हमने देखा भी है, इकोनॉमिक्स आपने प्री एग्जाम दे रहे हो तो आपने पढ़ के आए हो, यहाँ पे इस कोड को भी पढ़ के आए होंगे आपने। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले समाधानों की गति धीमी होने के बावजूद भी ये संहिता भावी ऋण चक्रों के लिए बैंक बहियों को शोधित क्लीन अप करने में सहायक हो सकती है। फायदा है इसका। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूर्ण पूंजीकरण हमने पढ़ा है भी, बैंकों की गुंजाइश कैपिटल कुशन को बढ़ाने और उन्हें अधिक ऋण देने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ा देने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने पढ़ा है इसको।
किंतु ऐसोदे कर्ज का समाधान और पूर्ण पूंजीकरण इस समाधान का एक अंग मात्र ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो एनपीए क्यों हो जाता है, कैसे लोन दिए जाते हैं, कैसे ऋण माफी, ऐसे मामले कई सारी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को नहीं सोचना है, अपने को पैसे पर ज़्यादा सटीक रहना है। ठीक है, क्योंकि वे उस अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत ही कम सहायक हो सकते हैं। मूल समस्या कहाँ पे है ये देखना है, क्यों एनपीए बन रहा है, क्यों ऋण एनपीए बन रहा है। ठीक है, कई सारे कारक उसके हो सकते हो, तो उस बात को ध्यान रखना है, जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली को उस वर्तमान दयनीय अवस्था में ला खड़ा किया है। जब तक अधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणालीगत सुधार नहीं किए जाते हैं, तब तक भावी ऋण चक्र बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालते रहेंगे। देखो सर्वाधिक कौन सा इसका, बहुत आसान है, आराम से वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सघन मॉनिटर और सघन विनिमय केंद्र सरकार को करना चाहिए भाई। अब देखो सरकार थोड़ी करती है, बैंक और आरबीआई वगैरह ये करते हैं नियम। ब्याज की दरें निम्न रखी जाएं जिससे कि अधिक ऋण देने, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। कई बैंकों का कुछ बड़े बैंकों में विलय करना ही बैंकों को लाभकारी, ये नहीं है। समस्या यहाँ पे थी, इसी की बात की जा रही थी कि हमें क्या करना है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। साफ साफ लिखा है, देखो ये यही था यहाँ पे, प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है, संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। आराम से इसको करो, 43 में डी हो, सही है। ये बहुत इजी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी है। भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य हम जानते हैं ना। आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कई बार पढ़ते हो आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप हम पढ़ के आए हैं, बैंकिंग से लेकर व्यापार सब, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ के आए हैं। तो भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है, सस्टेन डेवलपमेंट, इन सबको बढ़ावा देना है। और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाखा, मौद्रिक हो या राजकोषीय, हम जानते हैं मौद्रिक नीति कौन संभालता है भारत में, आरबीआई संभालता है। और राजकोषीय सरकार की जो बजट वगैरह आते हैं आपने देखा होगा। तो दोनों की जिम्मेदारी है, कोई भी एक दूसरे से अलग होकर काम नहीं कर सकता। दोनों यदि साथ साथ काम करते हैं तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं हम, सस्टेन डेवलपमेंट, आर्थिक कल्याण, ये समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स की सफलता हो सकती है, दोनों साथ मिलकर काम करें। तो दूसरी शाखा के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। बहुत ईजी है, समझ गए होंगे आप। तो इसमें से क्या, कौन सा इस परिच्छेद के आधार पर उपसिद्धांत को बेहतर दर्शाता है। जैसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती। एक पॉइंट सोचेंगे हम कि ये तो यार गलत हो सकता है कि केंद्रीय बैंक आरबीआई की बात करें तो वो तो अपने हिसाब से तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, लेकिन पॉलिसी के मामले में आप जानते हो ना कि जब, अच्छा इसमें ये भी कहा है पैसेज में, जब बात की गई पैसेज बाहर क्यों जाए, कि दोनों को साथ काम करना है। तो इसमें एक है, केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते, एक पॉइंट तो सही है। आगे देखते हैं, सरकार को वित्तीय बाजार और संस्थाओं का सघन विनियमन करना चाहिए। उससे क्या होगा, बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की समाजवादी, ये मतलब नहीं है। लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। हाँ मान सकते हैं सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसमें बात क्या की गई है, इसमें बात की गई है कि दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। तो फिर वाला ए वाला ही निकलेगा। ठीक है, इसको पढ़ के ही आप सही कर सकते हो कि पैसेज में क्या बोला गया है, पैसेज में क्या लिखा गया है। केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता, ये आप तब गलत मार दोगे जो बिना देखे बिना समझे आपने किया इस पैसेज को। आप सोचोगे तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, इसको काट देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल लॉजिक था, पैसेज में ऐसी बातें की गई है, उसी पे सार था 44 में ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखना, हार्वर्ड और एमआईटी जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय, उनके वेतन पत्रक पेरोल पर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों की सुविधा देने होने के बावजूद फ्लिप क्लासेस प्रारूप तेज से अपना रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी घर बैठे वीडियो व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा के समय, देखो यहाँ पे इनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा टीचर है, उसके बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं कि अच्छे ऑनलाइन चीज़ों को ला रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी घर बैठे वीडियो व्याख्यान सुन सकते हैं और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग, समस्याओं का समाधान, उदाहरणों पर चर्चा इत्यादि करते हैं। प्रोफेसर उस चर्चा को संचालित करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपना विचार देते हैं, उन अंशों को स्पष्ट करते हैं जो विद्यार्थियों को अस्पष्ट प्रतीत होते हैं और उन्हें ऐसे उन्नत विचारों से अवगत कराते हैं जो प्रासंगिक हो। इन विश्वविद्यालयों ने अपनी वीडियो व्याख्यानों को पूरी विश्व में सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध करा दिए हैं। वे संपूर्ण विश्व के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करने, अपनी आवश्यकता के अनुरूप, मतलब कुल मिला के आप बात समझ गए कि उनके जो अच्छा कंटेंट है वो सब जगह उपलब्ध है। जैसे आपने देखा होगा, आप थोड़े से जागरूक विद्यार्थी हो तो आपने देखा होगा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनके इथिक्स के वीडियो आप देखना यूट्यूब पे, बहुत प्यारे वीडियो हैं। और मैं तो खुद जब आपको इथिक्स पढ़ाता हूँ तो उनको वीडियो देखता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा है, आप यदि समझते हो उनको ना तो आसानी से कर सकते हो, बहुत ही प्यारे वीडियो हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल थोड़ा माइंड में था कि हाँ ऐसा चल रहा है।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त परिचय के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पहला वाला क्या है, पारंपरिक पद्धति की तुलना में कक्षा शिक्षण संचालित करने की ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालय की क्षमता बेहतर होगी। जरूरी नहीं है, होगी ही, कन्फर्म नहीं कह सकते, हो सकता है बेकार हो जाए। ठीक है, विषय वस्तु में कमी के बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकती है, ये तो है। हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारिक संरचना में अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं है, और तब भी हम बेहतर मानवीय सामाजिक पूंजी का विकसित कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा लग रहा था। उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान, ये नेगेटिव है। अब दो स्टेटमेंट आपके पास बचे हैं, इनमें से बेस्ट चूज कर लो। विषय वस्तु में कमी के बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में, ये थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारिक संरचना में अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं है, नहीं ये निवेश तो हमें करना ही पड़ेगा, वहाँ पे निवेश हुआ है तभी आज ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो बेस्ट आंसर क्या है, बी, तार्किक रूप से बी आंसर सही है। 51, ठीक है बी है। देखो इसमें दो वाले ऑप्शन में आप कैसे इसको एलिमिनेट कर पाए आसानी से, इसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं है। हमने देखा दो तो नेगेटिव थे, निकाल दिया, दो चीज़ें बची। ये थोड़ा सा सही, ये सही लग रहा था देखने में, प्रथम दृष्टया ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, हमें उच्चतर शिक्षा संबंधी आधारिक संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, ये नेगेटिव हो गया ना। फिर निवेश करना पड़ेगा तभी तो पॉसिबल होगा, तो आराम से आप निकाल लो इसको। ठीक है, इसको देखो नगर वाले को, हमारे नगर जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारिक संरचनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सुभेद हैं। हम जानते हैं, आए दिन आर्टिकल पढ़ते हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है, मुंबई में वो हो रहा है। इसके अतिरिक्त उनमें जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, किंतु हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली विकसित नहीं की है। जीडीपी में हमारे नगरों का योगदान बहुत ज़्यादा है, 65% है, किंतु उनमें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की एक समस्या है, सुविधाएं नहीं है। वायु की गुणवत्ता, परिवहन आदि से संबंधित समस्याओं को ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो कि साधारण समाधान ढूंढने के लिए अत्यावश्यक है। हमें नगर योजना बनाने के कार्य में नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है, और ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना होगा जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बहुत ही प्रैक्टिकल आपका है पैसेज है, आराम से बाउन को करो, वीडियो को पॉज करो। सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना ध्यान रखना है। हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ सुष्ठु प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है, तो ये तो बात नहीं की गई ना, समस्याओं की बात चल रही है। निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व साधारण विकास में और बाधक है, ये भी ऐसा नहीं था। हमारे नगरों के रखरखाव और विकास के लिए हमें साधारण संबंधी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। भारत की आधारिक संरचना और साधारण संबंधी समस्याओं के लिए विकास की सार्वजनिक निजी भागीदारी, देखो इनकी भागीदारी की, सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात नहीं की है। अब देखो आंसर ये नहीं, मेरा तो ये निकल गया है सी। अभी देखते हैं क्या आंसर सही होगा इसका, आप बताओ आपका क्या आंसर है, 52 में देखते हैं। ठीक है, विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो एकदम, ये तरीका है, कॉन्फिडेंस रखो आप, मजा आएगा इसको। ज़्यादा नहीं बचे अब, थोड़ा सा ही बचा है, दो चार क्वेश्चन और करने हैं बस। ठीक है, ये देखो, क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है। जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर ही क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पे देखो लोकतंत्र और बाजार की बात चल रही है, बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान रहते हैं। बाजार एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं, जैसा कि लोकतंत्र में होता है। कोई व्यक्ति बाजार से क्या ले पाता है, ये उनकी प्रतिभा, कौशल, विकास आप कह सकते हो, कर सकता, मतलब उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है। ये हमने कई बार देखा ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा है कि वहाँ पे क्या होता है, लोकतंत्र या सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती, व्यक्ति की जितनी औकात है या जितनी क्षमता है वो उसके हिसाब से सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, कल्याणकारी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे गरीब लोग होते हैं मतलब, या मतलब कई सारी समस्या आती है ना, उनको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है। एक सस्टेन डेवलपमेंट देखना पड़ता है, समावेशी विकास की ओर देखना पड़ता है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। ठीक है, वो है लोकतंत्र। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल किसके बारे में या पैसेज किसके बारे में। बाजार व्यक्ति के प्रयास और कौशल का प्रतिफल देते हैं, और बहुत से लोगों को समाज के निचले पायदान से ऊपर भी उठा सकते हैं, किंतु कुछ लोगों को ऐसे कौशलों के विकास के लिए कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है। बाजार में जिनकी मांग होती है, ऐसे लोग सामान्यतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत अक्षम होते हैं, अथवा इनमें कौशल विकसित करने में काफ़ी समय लगता है। बाजार नौकरियां सृजित करके अकुशल लोगों की भी सहायता कर सकते हैं, किंतु पूंजीवाद हमेशा ये समस्या देखने को मिल रही है। पूर्व धारणा, लेखक की पूर्व धारणा ध्यान रखना क्या है। आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सकें। आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सकें, में भी हो सकता है, अभी छोड़ दो। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि बाजार सुनिश्चित करते हैं, हो सकता है। आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रम की आवश्यकता है। ये तो देखो, ये पॉइंट तो एक नज़र आ रहा है, कहाँ नज़र आ रहा है आपको पता है, कि आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए यानी सरकारी कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसका मतलब लोकतंत्र देश, उसकी बात चल रही थी। और कहीं ना कहीं ये होता है कि लोकतंत्र क्या करता है, कल्याणकारी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो उसके दृष्टिकोण से देखें तो ये वाला पॉइंट सही नज़र आ रहा है। आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रम की आवश्यकता है।
तो तीन, अच्छा ये बात भी सही है कि तीन सब में है। इसको ज़्यादा गौर क्यों कर रहे थे, तीन तो सब में, इसको तो पढ़ना ही नहीं था फिर, है ना। तीन सब में है तो तीन सही हो गया। अभी अब देखो, अब बढ़ते हैं हम एलिमिनेशन से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ है नो डाउट। अभी बात करते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सकें। आपको क्या लगता है, ये तार्किक है? आधुनिक लोकतंत्र, लेखक ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्ति पर निर्भर कर सकते हैं ताकि वो कल्याणकारी बन सके, ऐसा नहीं है। मतलब हम नहीं कह सकते ऐसा कि लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्ति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते होंगे, है ना, वे कल्याणकारी राज्य बन सके। अपने अपने टूल होते हैं उनकी, अपनी योजनाएं होती हैं, है ना, अपने संसाधन होते हैं, तो बाजार पर कैसे डिपेंड करते हैं? आप बाजार को ऐसे देखोगे ना, बाजार तो फिर जैसे आप ऐसा कह सकते हो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक सोचेंगे कि जो हमारा देश है, हमारा देश आधुनिक लोकतंत्र है, और लोग कल्याणकारी बनने के लिए बाजार पर डिपेंड थोड़ी ना है, बाजार की शक्ति पर निर्भर थोड़ी ना। बाजार तो अपने हिसाब से काम करता है। जैसे आप कह सकते हो भारत में कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो बाजार से, आप कह सकते हो उनकी क्षमता के हिसाब से उन्होंने कमाया है, बाजार की शक्तियाँ उनके हाथ में है। तो क्या हमारा लोकतंत्र उन पर निर्भर करता है? आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। तो फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा कि यार हमारा लोकतंत्र इतना, हमारे पास इतने संसाधन है, हमारे देश की बात करोगे तो केवल ये चीज़ें नहीं होगी, मतलब बाजार की शक्ति पर निर्भर नहीं होगा। तो एक आराम से काट दो, ठीक है। अभी दो की बात करते हैं, इसको भी काटते हैं, रखते हैं, दो तीन करते हैं। दो ऑप्शन में से हमारे पास बचा है, बी या सी में से चूज करना है। अब बी की बात करते हैं, यानी सी की बात करते हैं, सॉरी, सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि बाजार सुनिश्चित करते हैं, ऐसा नहीं है, बाजार तो अपने ही बारे में सोचता है। तो ये भी कट जाएगा, आप सोचोगे थोड़ा सा आराम से निकल के आएगा आंसर बी, केवल 3 61 में। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपको परेशानी में डालेगा, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो सही है। बी 61 में भी है, कर लोगे इसको भी। चलो इसको देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को भौतिकी, गणित, इतिहास और हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उनके बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता है। किंतु क्या हम उन्हें देश में महामारी से पहले जातिवाद की कड़वाहट के बारे में, हमारी भूमि के बहुत बड़े हिस्से को ग्रसित करने वाले सूखे के दुष्परिणामों के बारे में, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के बारे में, विकल्प के रूप में निरीश्वरवाद की संभावना आदि के बारे में शिक्षा देते हैं? ऐसा नहीं है। हम भी कहाँ, जब स्कूल में पढ़ते थे ऐसी बातें होती नहीं थी वहाँ पे, केवल पढ़ाई, रट्टा मार के एग्जाम पास कर लो, सब इन चीज़ों की बातें होती है। आज भी शायद ऐसा ही होता होगा, उतना कुछ सेंसिटिव वाली स्कूलें कम ही होगी जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम उन्हें प्रश्न पूछने की शिक्षा देते हैं? प्रश्न, आपको याद होगा स्कूल में जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते तो पटाख से टीचर, है ना, तैयार हो जाता था देने के लिए, है ना, मारपीट पे। उतना मतलब होती नहीं थी, खुल के चर्चा किसी चीज़ पे होती नहीं थी उतना। आजकल हो सकता है स्कूल एजुकेशन में बदलाव आया हो, तो ठीक है, ऐसे सोचना है इस चीज़ को। उन्हें केवल निष्क्रिय रहकर अपने प्रज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। विद्यालय की समृद्ध कोकुन दुनिया से निकलकर जब अचानक किशोरी स्वयं को विश्वविद्यालय की उन्मुख दुनिया में पाता या पाती है। देखो ये बात सही है, जैसे इस पैसेज को मैं अपने आप से रिलेट कर पा रहा था कि मैं स्कूल से निकल कर जैसे ही बड़े शहर में, कॉलेज में पहुंचा, यूनिवर्सिटी में पहुंचा, तो वहाँ पे अलग ही दुनिया थी। और ये सब चीज़ें मतलब ये ऐसा लगता है प्रैक्टिकल हम महसूस कर पा रहे हैं। ये यहाँ वह विचारों और प्रभाव और विचारधारा के द्वंद्व में बह जाता है, ये बह जाती है। ये संक्रमण उसके लिए कष्टदायी हो सकता है, जिसे प्रश्न पूछने और राय कायम करने के लिए हतोत्साहित किया गया हो। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ठीक है, आप समझ गए ना किसको दर्शा रहा है। विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। भाई उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से थोड़ी चलेगा मामला। बात की गई, क्या की गई है वहाँ पे, ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो ये अभिभावक की अपेक्षा, अभिभावक तो खुद भी चाहते हैं कि नंबर आने चाहिए बच्चे के, ये मार्कशीट अच्छी दिखनी चाहिए, है ना। तो ये तो गलत हो गया। शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है। शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए उतना ठीक नहीं लग रहा, अभी छोड़ देते हैं। बच्चों को बेहतरीन नागरिक बनने के लिए तैयार करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। मतलब वो तो केवल है, शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी भी नहीं कह सकते। अगला वाला देखते हैं। बेहतर नागरिक बनने के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था शैक्षणिक विषय वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साध्य कौशल की मांग करता है। यदि व्यापकता में सोचे तो इसमें थोड़ा सा ये व्यापकता ज़्यादा नजर आती है। इसमें सब कुछ आगे जो हम सोच रहे थे, जो पैसेज में बनाया गया था, कौन सा, एक तो जो सामाजिक शिक्षा है ना उसकी बात करते हैं, या कौशल विकास की, जीवन साध्य कौशल,
मतलब अपने जो क्वेश्चन हम उठाते हैं उनका जवाब हमें मिल पाए। एक बेहतर नागरिक तो तभी बन पाएगा ना, तो तब जाके डी बना है। बाकी इनमें तो कुछ ना कुछ हमें नहीं लगा था मामला। देख लेते हैं 62 में। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ते तो आराम से इसको भी किया जा सकता था। इस पैसेज में 3-4 पैसेज ऐसे होंगे जो 2021 की बात कर रहा हूँ जो आपके गलत हो सकते हैं। यानी फिर भी 27-28 जो क्वेश्चन है, 26-27 जो भी है, उनमें से आपके 21-22 आपकी रेंज में थे, है ना। 22-23-24 तक रेंज में थे आपके, है ना। 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी तो ठीक है। चलो अब जल्दी से 2 ही पैसेज बचे हैं, ये देखते हैं। मध्य युगीन व्यापारी चीन के बाजार तक पहुंचने के लिए रेशम मार्ग के खतरों का जोखिम उठाते थे। 15वीं शताब्दी में हल्के पाल वाले पुर्तगाली जहाजों ने ज्ञान की अपेक्षा सोने और मसाले की खोज के परिचित विश्व की सीमाओं से परे यात्रा की है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज के लिए प्रेरक रहा है। देखो अच्छा वर्ड है ये, मतलब वही बात है ना, कुछ पाने की लालसा। और विज्ञान और जिज्ञासा इसका इसमें कहा गया कमजोर प्रेरक है। चाहे सौरमंडल हो या अंतरतारी के अंतरिक्ष, आर्थिक इंजन का निर्माण ही अंतरिक्ष को उन्मुख करने का एकमात्र साधन है। आज भी हम देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें लेखक ये कहते हैं कि उसमें भी एक आर्थिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा सर्वोत्तम सार इसका है, किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन करना है, ऐसा नहीं है। धन का सृजन करना नहीं है। अंतरिक्ष हमारी भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना करेगा, चाहे वो सौर, ऐसा नहीं है। मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रतिबल के लिए नई स्रोतों की खोज के लिए प्रेरित करता है। ये पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, सी पैसेज में लिखा हुआ, अभी हाईलाइट किया था हमने, संसाधनों की खोज सरहदों की पार। ठीक है, उसकी थोड़ी सी होता है ना आर्थिक प्रतिबल संसाधन, ये है मतलब। ठीक है, किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य, ये प्राथमिक उद्देश्य ऐसा नहीं। ठीक है, 71 में, 71 में। ठीक है, सी है। जल्दी से लास्ट पैसेज देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ लगा मुझे इसमें एक क्वेश्चन टफ लगा, एक तो ये था, एक क्वेश्चन अजीब सा लगा थोड़ा सा, है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन सकती है, आप थोड़ा जागरूक हो जाओ। ठीक है, थोड़ा समझने के स्तर पर अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। ठीक है, यहाँ तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं जिन्हें अर्थ विषय या सिमेंटिक असत्य माना जा सकता है। उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है जो सोच समझ के होता है, मतलब। ठीक है, तो 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस परिषद के प्रथमवंश में किस विचार का उल्लेख किया गया है। अब प्रथमवंश को हम सोचें, प्रथमवंश के बारे में यहाँ तक बात की गई है। ठीक है, प्रथमवंश के बारे में बात की गई है। तो असत्य बोलने के संबंध में सहमति। अब ये मुझे 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 तो काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था, मुझे इतना परेशान किया इसने, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ थी इसमें, हिंट था कि पैसेज में इसमें क्या बात की गई है, इनमें से किस में बात की गई है, उसके आधार पर इसको निकाला जा सकता है कि जैसे इसका जो आंसर डी होगा कि सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। ठीक है, ये देखो हानि, इसके बारे में बात की, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आप भी जब पढ़ोगे तो ध्यान से देना इसको। ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे, ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे, संभावना रहेगी गलत होने की, लेकिन थोड़ा समझ लेना उसको कि पैसेज में क्या बोला गया, उस पर ध्यान देंगे। 73 वाले में क्या है, निम्न से कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुता होती है। ये तो बहुत ईजी है, इस पे सिर्फ लिखा भी है कि वो क्या करते हैं, सोच समझ के मिक्स करके क्या करते हैं, सत्य को असत्य के साथ ये ठीक है, बी वाला, ये उसमें पैसेज में था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था ये। ठीक है, बी था। ठीक है, तो कोई यहाँ तक पहुँचा है तो बहुत 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 धन्यवाद आपको। और निश्चित रूप से मतलब अब आपका काम हो गया पैसेज का, टेंशन लेने की नीड नहीं है मेरे हिसाब से। अभी पैसेज का और वीडियो नहीं आएंगे। अब आपका काम क्या है, अब देखो मैंने इतना सिखा दिया है कि आप प्रैक्टिस करो बस। अब जो आगे के 5-7 साल के पेपर है पैसेज के, प्रैक्टिस करो, गलतियाँ करके सीखो, उसमें ज़्यादा फायदा है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में आप सबका।